दावा किया है इस बात का कि आपने अपने ओयो होटल वाली बात को कवर अप करने के लिए फिर एक और नई कहानी रची, जहां पर बदमाशों ने आपके साथ लूट की। किसी स्त्री को या लड़की को लेकर ओयो होटल में किसी कमरे में जाता है ना, तो ऐप से बुकिंग नहीं करता है मैडम। मेरे खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र रचा था। पर पुलिस आपके अगेंस्ट क्यों रचेगी? उसके आपके साथ क्या पर्सनल दुश्मनी है? मेरा कोई बयान नहीं लिया गया। मैं चुनौती देता हूँ इस घटना के संदर्भ में, अगर नोएडा पुलिस के पास मेरा कोई लिखित बयान हो तो दिखाएं ना। आलोक सिंह कमिश्नर को 1.5 करोड़ की गाड़ी क्यों दे दी गई, ये जांच का विषय है। आलोक सिंह की एक गर्लफ्रेंड ग्रेटर नोएडा में रहती है। और बताऊं, जिन महिलाओं के पति इस तरह से कांड करके अपनी बीवी को छोड़कर भाग जाते हैं, उन औरतों के लिए भी आश्रम होना चाहिए। चित्रा त्रिपाठी लठ बजाओ। टीवी पे 3 तलाक खेलती है और ओयो होटल में इसका पति पराई औरतों के साथ पकड़ा जाता है। हैशटैग चित्रा त्रिपाठी। उनकी जो साथी एंकर है ना, हम लोग जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय कैसे हो आप, है ना। मेरी वाइफ से उनकी कॉम्पिटिटर एंकर्स ओयो 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 ऐसा बोलती थी। प्रभु की कृपा थी जी। मैं राम नहीं हूँ, क्या मैं रेपिस्ट हूँ? लड़कियों के मामले में आप हमेशा बदनाम होते आए हैं। आप भी मीडिया जगत से हैं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं होता। मेरी वजह से साहब, मैं हर बार सही नहीं होता। मैंने गलतियां की हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, उसके सामने भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन और हमारी पत्नी तो पॉपुलर हैं, हमारी पत्नी की पॉपुलैरिटी के आधार पर लोग इस तरह की पोस्ट लिखते हैं ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ व्यूज़ मिल जाए। तो मैंने अपने फ़ोन को हैंड फ्री किया और वॉइस ओवर मशीन का जल्दी से लेपल वाला जो माइक होता है ना, उसको ऑन कर दिया और अपने मोबाइल फ़ोन के हैंड फ्री स्पीकर को लेपल के पास रख दिया। अब पूरी आवाज़ उसकी रिकॉर्ड हो गई। प्रणाम इंडिया, मैं आपके साथ आंचल वर्मा आपका स्वागत करती हूँ पॉडकास्ट विद आंचल में। दोस्तों, आज हमारे बीच जो गेस्ट है वो मीडिया जगत के बहुत ही चर्चित नामों में से एक है। आप में से कई लोग इन्हें जानते भी होंगे। ये पत्रकारिता में अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ हिंदी खबर के एडिटर इन चीफ अतुल अग्रवाल की। आज इस पॉडकास्ट में हम उनसे जर्नलिज्म के ऐसे बहुत सारे सच जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें लड़कियों के मन में मीडिया जगत के डर से लेकर एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनने की उन सारी खूबियों पर बात होगी जो आज की पत्रकारिता के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अतुल अग्रवाल जी से जुड़े उनके जीवन के कई विवादित मुद्दों पर भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आंचल जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, जर्नलिज्म के बारे में हम लोग आगे बहुत सारी चर्चा करेंगे, जैसे कि एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लड़कियों के लिए कितना सेफ है जर्नलिज्म, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत में मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करना चाहती हूँ। अच्छा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप मीडिया जगत के बहुत चर्चित नामों में से एक हैं, ठीक है। टॉप 5 एंकर्स में आपका नाम शुमार रह चुका है। बहुत सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। नामचीन हस्तियों के साथ आपका उठना बैठना भी रहा है। आपके करियर के शुरुआती दौर में आपके नाम से पत्रकारिता को जाना जाता था, अगर हम देखें तो। लेकिन आज अगर हम लोग बात करें तो आज आप जाने जाते हैं अपने पर्सनल स्कैंडल्स, या फिर बात करें आपके कैरेक्टर पर लगाए गए कुछ एलिगेशंस के लिए, ठीक है। जब मैंने गूगल पर सर्च किया, मैं आपको पहले बता दूं, आपके स्कैंडल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना था। तब मैंने जब आपके बारे में सर्च किया तो मेरे सामने आपका एक स्कैंडल आया, जिसमें लिखा था कि आप अपनी एक महिला मित्र के साथ, अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ ओयो होटल के एक रूम में पाए गए। और वहाँ पर पुलिस ने, जब मैंने उसे थोड़ा और सर्च किया, थोड़ा पढ़ा, तो पुलिस ने ये दावा किया है इस बात का कि आपने अपने ओयो होटल वाली बात को कवर अप करने के लिए फिर एक और नई कहानी रची, जहाँ पर बदमाशों ने आपके साथ लूट की। वो आपने फेसबुक पे पूरा पोस्ट डाला। तो उन्होंने कहा कि आपने उस बात को कवर अप करने के लिए आपने अपनी लूट की एक और नई मनगढ़ंत या फिर झूठी कहानी रची। आपका इस पर क्या कहना है? धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं उनमें बेबाकी से सवाल करेंगे, और आपने किया और मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, पुलिस जो कहती है हमेशा, क्या वो सच होता है? पिछले 26 वर्षों की मेरी पत्रकारिता में मुझे ऐसा
मेरा अनुभव रहा है कि पुलिस हमेशा जो कहती है ना वो हमेशा सफल या सच नहीं होता। हमारे वाले केस में आई वॉज द विक्टिम, मेरे साथ रॉबरी हुई, क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उसके पहले मैं किसके साथ था, उसके बाद में किसके पास था, वो एक दूसरा मुद्दा है। मेरे साथ लूट हुई, पुलिस लूट की स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर रही थी और पुलिस ने इस जांच को खत्म कहां किया कि अतुल अग्रवाल के साथ कोई लूट नहीं हुई, पारिवारिक विवाद का मामला था और उन्होंने अपनी महिला मित्र के साथ होने वाली बात को छुपाया। अतुल अग्रवाल ओयो होटल में थे। लोगों ने क्या समझा कि अतुल अग्रवाल ओयो होटल में थे, महिला मित्र के साथ थे, तमाम मनोहर कहानियां, मस्तराम, सत्य कथाएं तुरंत लोगों के दिमागों में पैदा होने लग गईं और लोगों ने अपनी रीच और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे और यहां वहां अटरम पटरम प्लेटफॉर्म्स पर हमारी पत्नी, हमारे बच्चे की भी फोटो लगाते हुए मनगढ़ंत कहानियां बना डाली। आपने पुलिस का प्रेस नोट देखा? मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, मैंने वो पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें पुलिस का जो प्रेस नोट था उस प्रेस नोट में अनुकूल सत्य लिखा हुआ था, उसमें अर्ध सत्य लिखा हुआ था। अतुल अग्रवाल ओयो होटल में महिला मित्र के साथ थे, ये लाइन नहीं लिखी हुई थी। अच्छा। लेकिन पुलिस ने बदमाशी की। बताता हूं। मेरे साथ लूट हुई, लूट के पहले क्या हुआ वो बताता हूं। हमारी पारिवारिक 3 दोस्त हैं, वाजिदा हसीन नाम है एक उनका, उनकी 2 बहनें हैं, सेक्टर 45 में वो रहती हैं, बहुत अच्छा नॉनवेज बनाती हैं। मैं जब 2004 से 2007 तक IBN 7 नेटवर्क 18 का जो चैनल है उसमें एंकर के तौर पे काम करता था, तब वो हमारे साथ होती थी। हम उनके घर गए थे, मुझे अपने बेटे को लेकर अपने ऑफिस से उनके घर जाना था, मगर मेरे ऑफिस में मुझे देर लग गई और मैं अकेले उनके घर चला गया। मैं उनके घर चला गया, रात के 10:30 बजे के आसपास मेरी पत्नी का वीडियो कॉल आया। मैंने वीडियो कॉल उठाया, उन तीनों लड़कियों और मैंने अपनी पत्नी को वेव किया तो वो बोलती कि कान्हा से बात कराओ, मेरे बेटे का नाम कान्हा है, कान्हा से बात कराओ। तो मैंने कहा वो नहीं आया है, वो घर पे है। मेरी पत्नी ऑफिस में थी। इस बात पे वो गुस्सा हो गई कि बच्चा दिन भर घर में रहता है, आप उसको लेकर क्यों नहीं जाते हो। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं तुरंत घर पहुंचता हूँ। उसके लिए भी, मेरा बेटा भी नॉनवेज खाता है, उसके लिए भी मैंने एक पैक कराया टिफिन और मैं अपने घर पहुंचा। मेरी पत्नी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, प्यारी हैं लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और बोला अब तुम बाहर रहोगे। तो मैं सोचा यार गुस्से में होगी, थोड़ी देर बाद मान जाएगी। तो नीचे सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के फिर ऊपर पहुंचा। गुस्सा तो एज इट इज़ था, उसने फिर गेट नहीं खोला। मैंने कहा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मैंने बच्चे को फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई गेट तो खोल दे। बोला भाई मम्मी बहुत गुस्से में है, गेट नहीं खुलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं आधा घंटा और नीचे घूमा सोसाइटी में ही, फिर ऊपर पहुंचा। जब मुझे लगा कि यार अपने गेट नहीं खुलेगा, देन मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप से अपने घर के सबसे नज़दीकी ओयो होटल को बुक किया। क्यों बुक किया? क्योंकि ओयो होटल सस्ता था, अच्छा होटल है। होटल ओयो का टाउन जो टाउनशिप या टाउन हॉल या टाउन हाउस कहते हैं, वो वाला मैंने रूम बुक किया प्रॉपर, और उसका पेमेंट भी अपने ऐप से किया। इतना तो मैं समझदार हूँ जी, छात्र राजनीति में था, 26 साल से पत्रकारिता में हूँ, कि अगर कभी कोई पुरुष किसी स्त्री को या लड़की को लेकर ओयो होटल में किसी कमरे में जाता है ना, तो ऐप से बुकिंग नहीं करता है मैडम, ऐप से पैसा नहीं देता, पेमेंट ऐप से नहीं करता है, वो चुपचाप जाकर कैश देता, भले 200 ज़्यादा देना पड़े, क्योंकि ऐप से पैसा चुकाएगा तो पूरा रिकॉर्ड में जीवन भर रहेगा। ठीक है। पुलिस ने जो CCTV फुटेज जारी किया उसमें मैं ओयो होटल में अकेला गया, ओयो होटल में अकेला सोया और ओयो होटल से अकेले वापस आया। ये टाइमिंग क्या रही होगी रात ये में? रात के 1:09 की टाइमिंग थी। अच्छा। जब मैं ओयो होटल के रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। और मैं आज आपके जितने दर्शक हैं उन दर्शकों की सहूलियत के लिए मैं बहुत सारे पेपर्स लेकर आया हूं। मैं बताता हूं आपको। और चूंकि फाइल मैं बहुत मोटी बना के लाया हूं, क्योंकि मुझे आपसे ऐसे सवालों की उम्मीद थी, इसलिए मैं बहुत मोटी फाइल लेकर आया हूं जी। ये मैं लेकर आया हूं, इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए आप, ये मैं रजिस्टर में एंट्री कर रहा हूं। ये पुलिस के द्वारा जारी किया गया CCTV फुटेज है, मेरा नहीं है। रात को 1:09 पर ये लूट के बाद का है। इसके बाद सुबह 11:46 पे मैं वहां से बाहर निकल रहा हूं, तब भी मैं अकेला हूं।
और जिस जगह पे मेरा होटल था कॉरिडोर में, वहां पर भी सीसीटीवी लगा हुआ था। नोएडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आपको लगता है कि अगर कोई लड़की मेरे कमरे में आती रात में, या मैं किसी लड़की के कमरे में जाता, तो वो फुटेज वीडियो पुलिस जारी ना करती? ऐसा आपको लगता है? नहीं। ठीक है, तो आपका जवाब तो आपको मिल गया। हम्म। अब पुलिस कहती जी लूट नहीं हुई, पुलिस झूठी है, नोएडा पुलिस झूठी है। उस वक्त कमिश्नर आलोक कुमार सिंह थे। आलोक कुमार सिंह ने लखनऊ में पदस्थ एक सजातीय मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति के शह पर, उसकी साजिश में मेरे खिलाफ यह पूरा षड्यंत्र रचा था। पर पुलिस आपके अगेंस्ट क्यों रचेगी? उसके आपके साथ क्या पर्सनल दुश्मनी है? हाँ, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो कुछ नहीं है। फिर वो आपके लेकिन बारे में क्यों झूठा बोलेगी? अब शरारत तो कोई भी कर सकता है, मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे एक सहयोगी दोस्त है जो आंचल को पसंद नहीं करती और आंचल का नुकसान करना चाहती है, और वो बोलती है कि अतुल जी आप इस्तेमाल हो जाइए, मैं उसको सेटिस्फाइड करने के लिए आपका बुरा कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, मुझसे कह रही है। इस केस में वैसे ही हुआ। अच्छा। माननीय योगी जी के आसपास रहने वाला पूर्व कमिश्नर आलोक सिंह का सजातीय मीडिया का एक कर्मी, जिसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया था और उसमें मोहरा बनाया आलोक सिंह को। बड़े बड़े मुकदमे, बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताइए। और मेरे साथ लूट हुई, मैंने फेसबुक में लिखा, दबाव आया। उस वक्त के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी का फोन आया, उस वक्त के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का फोन आया, सीएम ऑफिस से फोन आया, उस वक्त के डीजीपी साहब का फोन आया, ठीक है, हालचाल पूछने के लिए। अखिलेश यादव जी से बात हुई हालचाल पूछने के लिए। यस, बड़े नेताओं के फोन आए, संबंध हमारे भी है ना उनसे। और सोशल मीडिया पे उस जो मैंने फेसबुक में पोस्ट लिखी कि रात में नोएडा में कहीं गाड़ी नहीं रोकिए, आपके साथ कभी भी घटना दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है, उससे नोएडा पुलिस की भद्द पिटी। उस वक्त नोएडा में तैनात थे लव कुमार जी, ठीक है, 2005 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर थे आई गेस। अच्छे रिश्ते मेरे उनसे, भाई हमारे। उन्होंने मुझे रात के कम से कम 12-16 बार कॉल किया कि ये पोस्ट, यस, जब मैंने पोस्ट लिखी है, मैंने घटना के एक दिन बाद पोस्ट लिखी थी, ठीक है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप ये पोस्ट हटा लो अतुल, पुलिस की इमेज खराब होती है। हमने कहा भाई साहब इसमें पुलिस का तो मैंने पा भी नहीं बोला, मैं तो अपने साथ जो घटना हुई वो बताया मैंने। और मैंने कहा कि भाई अंधेरे में गाड़ी थोड़ा अगर जरूरत ना हो तो ना रोकी जाए, कभी भी ऐसी दुखद वारदात हो सकती है, ठीक। बट मैंने इसको नहीं हटाया क्योंकि वो खबर सही थी, लेकिन पुलिस ने अपना फेस बचाने के लिए ये सारी लीपापोती की, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर पुलिस इतनी ही साफ गोई से काम कर रही थी, आलोक सिंह की पुलिस साफ गोई से काम कर रही थी, तो पुलिस ने मेरा बयान क्यों नहीं लिया? अच्छा, आपका बयान नहीं लिया? मुझसे पूछताछ भी नहीं हुई जी। अच्छा, मुझसे पूछताछ भी नहीं हुई थी, मेरा बयान भी नहीं लिया गया। और उन्होंने मैं बिसरख थाने खुद गया था जब मैं वहां रहता था, सुपरटेक इको विलेज 1 में, वो बिसरख थाना क्षेत्र में आता है। मैं बिसरख थाने खुद गया था, अनीता सिंह वहां की थानाध्यक्ष थी, मैं उनसे मिला था। अंकुर अग्रवाल वहां पे एडीसीपी था, है, मैंने उससे कहा था। उसने पूछा भाई साहब क्या बात हो गई, मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला हुआ था। मेरा कोई बयान नहीं लिया गया। मैं चुनौती देता हूं इस घटना के संदर्भ में, अगर नोएडा पुलिस के पास मेरा कोई लिखित बयान हो तो दिखाएं ना, मेरा कोई मौखिक बयान हो तो दिखाएं ना, कोई तो वीडियो एविडेंस होगा। आई वॉज द विक्टिम बट आई वॉज बीइंग ट्रीटेड लाइक अक्यूज्ड, कि मैंने झूठ बोला। और चलिए, क्या मेरी घटना के बाद नोएडा में लूटपाट रुक गए? स्नैचिंग रुक गई? रात के गाड़ियों से लूटपाट बंद हो गई? बलात्कार अपहरण बंद हो गए? और ये वही आलोक सिंह कमिश्नर नोएडा के थे जो एक समय में बड़े बड़े आरोपों में खुद घिरे रहे। श्रीकांत त्यागी प्रकरण हुआ, उसमें नोएडा के बीजेपी के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ छद्म युद्ध चलाने में बदनामी हुई आलोक सिंह की। रवि काणा और बेवन नागर जो स्क्रैप माफिया हैं, उनसे पैसा लेने, उगाही करने के मामले में आलोक सिंह की थू-थू हुई। 1.5 करोड़ की एक गाड़ी आरोपों के अनुसार आलोक सिंह को गिफ्ट की गई। कोई गिफ्ट क्यों करता है?
क्यों करता है? आपको तो नहीं दी गई मैडम 1.5 करोड़ की गाड़ी, मुझे भी नहीं दी गई 1.5 करोड़ की गाड़ी। आलोक सिंह कमिश्नर को 1.5 करोड़ की गाड़ी क्यों दे दी गई? ये जांच का विषय है। आलोक सिंह की एक गर्लफ्रेंड ग्रेटर नोएडा में रहती है। और बताऊं, नोएडा पुलिस के अधिकारी पोर्न चैट करते, अश्लील चैट करते गैर लड़कियों से, गैर महिलाओं से, वो कैमरे में कैद हुए। ठीक है, वो नोएडा पुलिस जो लूटपाट में आकंठ डूबी हुई थी आलोक सिंह के जमाने में, घूसखोरी में डूबी हुई थी, हैं, फर्जी गाड़ियों की बरामदगी करती थी, हाँ, वो हमको सर्टिफिकेट देंगे। हाँ, इस घटना से मुझे व्यक्तिगत तौर पर नुकसान बहुत हुआ। हमारी पत्नी का नाम लेकर लोगों ने तरह तरह, चुकी हमारी पत्नी बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, उनका नाम लेकर सोशल मीडिया पे लोगों ने इतनी अवांछित टिप्पणियां की। हमारे बेटे का फोटो लगा के, मेरा बेटा नाबालिग बेटा था, उसकी उस वक्त अभी भी नाबालिग है, उसकी फोटो लगा कर लोगों ने क्या क्या लिखा। देखिए आप, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपके दर्शकों को बहुत मजा आएगा। मैं बहुत सारे पन्ने लेकर आया हूं। देखिए, जिन महिलाओं के पति इस तरह से कांड करके अपनी बीवी को छोड़कर भाग जाते हैं, उन औरतों के लिए भी आश्रम होना चाहिए। चित्रा त्रिपाठी लठ बजाओ। टीवी पे 3 तलाक खेलती है और ओयो होटल में इसका पति पराई औरतों के साथ पकड़ा जाता है। हैशटैग चित्रा त्रिपाठी। आज तक टीवी पर तलाक खेलती है और ओयो होटल में इसका पति पराई औरतों के साथ पकड़ा गया। अब ये तलाक लेगी या खेलेगी? देखिए आप, ये सारे हैंडल्स लिखे गए भाई। और चलो मैं मानता हूं कि मैं गलत था। अगर मैं गलत था, मेरी पत्नी और नाबालिग बच्चा को क्यों लोगों ने टैग किया, क्यों लोगों ने फोटो लगाई? क्योंकि पुलिस ये चाहती थी, अनऑफिशियली पुलिस ये चाहती थी। आलोक सिंह की पुलिस ने लखनऊ स्थित सीएम योगी के बहुत करीबी एक मीडिया कर्मी की शह पर यह किया। यह मेरा स्पष्ट आरोप है और मैं बात कहता हूं, मेरे पास सबूत हैं इसके। तो आपने इसके अगेंस्ट जो एफआईआर की है उसका भी क्या चल रहा है, और आपने किन किन लोगों के अगेंस्ट आपने एफआईआर की? जी, हुआ क्या कि जब ये पूरी घटना हुई तो जनरली ऐसी चीजों को लोग इग्नोर कर देते हैं ना। हम लोग घरों में कहा जाता है चलो भाई शांत बैठो यार, इग्नोर करो, अपना काम करो, थोड़ी देर बाद चुप हो जाएंगे। लेकिन ये तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अगर मैंने कोई काम किया, अच्छा किया बुरा किया, तो आप मुझे बात करेंगे ना, मेरी पत्नी पे बात नहीं करेंगे ना, मेरे सास ससुर पे, मेरी साली पे, मेरे बच्चे पे, नाबालिग बच्चे की फोटो लगा के तो बात नहीं करेंगे ना। लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत तमाशा किया, बहुत ज्यादा तमाशा किया। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी इस जीवन को खत्म करना पड़ेगा। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन उसके बावजूद प्रभु की कृपा रही, मैंने अपने आप को संभाले रखा। और उसके बाद मैंने एक एफआईआर कराई। एफआईआर कराने के लिए जब मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। लेकिन उस वक्त जो साइबर पुलिस है ना, वो नोएडा की पुलिस के अंडर में नहीं आती थी। अच्छा, ठीक, हम साइबर थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने गए और ये उसकी एफआईआर की कॉपी है। 2021 का ये मामला रहा जी। है। 3 साल के बाद भी अभी तक भी कोई इसका रिस्पॉन्स, कुछ इसका आईपीसी की धारा 500, 504 और 66 के तहत मैंने ये एफआईआर दर्ज कराई 2021 जुलाई में। ठीक है, इसमें उन सारे लोगों के मैंने नाम शामिल कराए जिन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे के खिलाफ ऊट पटांग, उल जुलूल टिप्पणियां की थी। ठीक है, वो कौन कौन थे? एक भड़ास फॉर मीडिया, एक यूट्यूब पोर्टल था, लड़कीबाजी में फंस गया एंकर अतुल अग्रवाल। एक नमन शर्मा, अतुल अग्रवाल, चित्रा त्रिपाठी, ओयो एंड मिस्ट्री वुमेन केस ऑफ फेमस इंडियन एंकर नोएडा। इंडिया स्पीक्स डेली, चित्रा त्रिपाठी के पत्रकार पति अतुल अग्रवाल गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया तो गर्दी डकैती की झूठी कहानी। द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन, पति पत्नी और वो ओयो वाली। चित्रा त्रिपाठीज हस्बैंड claimed he was robbed. The truth is here. खुलासा न्यूज, चित्रा त्रिपाठी हस्बैंड caught in Oyo rooms. Who caught me? कोई तो बताएगा किसने पकड़ा भाई, किसके साथ पकड़ा? कोई तो सामने आओ, कोई तो फुटेज लेकर आओ, कहां पकड़ा? लेकिन बातें जोड़नी शुरू हो गई। एक मिनट, हिंदुस्तान लाइव, चित्रा त्रिपाठी को बोला झूठ, अतुल अग्रवाल की ओयो होटल वाली कहानी यूपी पुलिस ने किया एक्सपोज, एंड ब्ला 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 ब्ला। और जबकि बहुत सारे कोई हैं मेरे फुटेजेस कुछ नहीं है, जैसे आपने दिखाया कि आपके जो सीसीटीवी फुटेज है, आपसे अकेले गए थे होटल में, आपने एंट्री की। आपको लगता है अगर फुटेज होती तो अभी तक नहीं आ पाती? आपको लगता है ना? कोई लड़की अगर वेट्रेस भी होती ना, और मेरे उस वक्त, उस रात की फुटेज, अगर कोई लड़की होटल में फीमेल स्टाफ सफाई कर्मचारी भी होती ना, और अगर वो मेरे कमरे में
सफाई साफ सफाई करने भी आती, तकिया का कवर, चद्दर का कवर बदलने भी आती ना, तो आपको लगता है कि कहानी ना बनाई जाती? कोई कहानी क्यों नहीं बनी? फुटेज सामने क्यों नहीं आई? कोई ऑडियो वीडियो सामने क्यों नहीं आया? सर जैसे मैं अगर बात करूं कि लड़कियों के नाम पर आप पर हमेशा आरोप लगते अभी आए उस पे हैं। बाद में आएंगे, उस पे ठीक बाद है, में आएंगे। अभी ये ठीक वाली है। बात मुझे पूरी हाँ, करने हाँ, दीजिए। करिए, करिए। और आपने मुझसे वादा किया कि पूरा बोलने का मौका देंगे। जी, बात करिए। एक संजय राजपूत हैं, sanjayrajput.com, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं भाई साहब। इन्होंने खूब माफिया मांगी मुझसे। इनका चेहरा देख लीजिए आप सब लोग, ये इनका चेहरा ये है। इनके अगेंस्ट भी आपने एफआईआर की है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिखा, आज तक की चित्रा त्रिपाठी का टीवी पर दंगल और उनके पति का ओयो होटल में। ठीक है, इन्होंने मेरी पत्नी की जो बचपन की फोटोग्राफ्स है वो लगा दी, मेरी मदर इन लॉ की फोटो लगा दी। ठीक है, इसमें इन्होंने ये देखिए मेरी अनमैरिड सिस्टर इन लॉ की फोटो लगा दी, सास ससुर साले सबकी फोटो लगा दी। इसमें इन्होंने ये देखिए मेरे नाबालिग बच्चे की फोटो लगा दी, ये देखिए। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, अपनी इस पोस्ट को और अपनी इस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये तो एक कदम आगे निकल गए। इन्होंने एक पोर्न फिल्म की ये एक फुटेज निकाली, देखिए आप, एक पोर्न फिल्म की ये फुटेज निकाली। ठीक, और इसको हमारी फोटो के साथ और 3 फोटो और, इसमें एक कपल वो संभोग करता नजर आ रहा है और उसमें हमारे साथ उस फोटो को लगा दिया गया ताकि लोगों को ये लगी करे ये तो अतुल जी हैं भाई, और उसको थोड़ा जूम इन करके देखें। इस तरह की घटिया चीजें की गई। वो वीडियो तो दिखाओ जब मैं किसी लड़की के साथ था। ठीक, और सोशल मीडिया पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा। उनको लगा कि अरे यार यही तरीका है व्यूज हासिल करने का, यही तरीका है लाइक्स हासिल करने का, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पैसा कमाने का। अच्छी बात है, लोगों ने खूब पैसा कमाया, इस मसालेदार स्टोरी से खूब पैसा कमाया। व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे, प्रोफेशनली मुझे डेंट पहुंचा। मैं डिस्टर्ब हो गया था, मैं कैमरे से भागने लग गया था, मैं लोगों से मिलना मैंने कम कर दिया था, बंद ही कर दिया था बिल्कुल, कि लोग सवाल ना पूछें कहीं। ठीक, मेरी वाइफ उस वक्त जिस चैनल में काम करती थी, देश के बहुत बड़े चैनल में, उनकी जो साथी एंकर है ना, हम लोग जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हाय कैसे हो आप, है ना। मेरी वाइफ से उनकी कॉम्पिटिटर एंकर्स ओयो 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 ऐसा बोलती थी। बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए वो, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा, प्रभु की कृपा थी जी। मैं राम नहीं हूं, क्या मैं रेपिस्ट हूं? जो राम नहीं होगा क्या वो रावण होगा? अरे बीच में भी तो बहुत सारे किरदार थे भाई, रामायण में बीच में ही बहुत सारे किरदार थे, केवल राम और रावण थोड़ू थे। तो मैं समझना चाहता हूं कि आप एक व्यक्ति में क्या ढूंढने की कोशिश करते हो? राम हमेशा, और नहीं मिला तो रावण। क्यों ऐसा? मैं चुनौती देता हूं आज भी नोएडा की पुलिस को, आलोक सिंह जो उस वक्त के कमिश्नर थे उसको, अंकुर अग्रवाल जो एडीसीपी था उसको, जिसने जांच की, दावा किया उसने, और बाकी लोगों को, उस वक्त अगर मैं ओयो होटल में किसी लड़की के साथ था उसकी फुटेज तो दिखाओ। अरे उस वक्त के मेरे कमरे में आते और जाते किसी लड़की की फुटेज दिखा दो, चलो मैं मान लूंगा। दावा कर रहा हूं, कैमरे पे बोल रहा हूं, बिना डरे बिना झिझके बोल रहा हूं, चेहरे पे बगैर शिकन लाए बोल रहा हूं, और बता रहा हूं कि मैंने मुकदमा कराया है, ये मुकदमे की जांच लंबित है और इन सब लोगों के नाम पड़े हैं उसमें। तो मुकदमा कौन कराता है? मुकदमा कौन कराता है? और अगर झूठा मुकदमा होता तो जिस पुलिस से मैं लड़ रहा हूं, लड़ाई की है, उसी पुलिस में मैंने मुकदमा कराया, तो पुलिस नहीं कहती थी कि मुकदमा झूठा है। हालांकि पैसा खाकर रीता यादव नाम की एसएचओ ने इसमें एफआईआर लगाने की कोशिश की। हम उसके खिलाफ अदालत में दोबारा से गए। अच्छा, यस, फिर कि बगैर जांच पूरी किए हुए हाँ। एफआईआर कैसे लगा दी गई या लगाने का प्रयास कैसे हो रहा है। और ये नियम है कि जब कोई कंप्लेनेंट जो एफआईआर दर्ज कराता है उस पूरे मामले में अगर फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है अगर, तो शिकायतकर्ता को बताया जाता है लिखित में। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अप टू नाउ। पूरे कुएं में भांग पड़ी है। आकंठ भ्रष्टाचार का अड्डा थी नोएडा की आलोक कुमार सिंह की पुलिस।
और आलोक कुमार सिंह पर बड़े बड़े आरोप लगते हुए मुख्यमंत्री जी ने उसको हटाया यहां से। 1 महीना प्रतीक्षारत रखा 95 बैच के आईपीएस ऑफिसर को, अभी कानपुर में कहीं पर है वो। मेरा सवाल बड़ा ये है कि चरित्र हत्या बहुत आसान है मैडम, केवल स्त्री की नहीं होती है। स्त्री के बारे में बोल दो ना, कुछ बोल दो, अरे वो तो वहां पड़ी रहती है, अरे वो तो बदचलन है, कुलक्षणी है। पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे ना, गांव खेड़े में होता था ना। पुरुषों का और आसान है, ये सब कर दो, हो जाएगी चरित्र हत्या। कोई अपने पास नहीं बिठाएगा, कोई बात नहीं करेगा। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है कि मैंने अपना हिंदी खबर चैनल खोला था, उस दौरान अपना चैनल चला रहा हूं, सक्सेसफुली चला रहा हूं, तो 250 लोगों की रोजी रोटी प्रभु के आशीर्वाद से हम दे पा रहे हैं। अगर हम चैनल ना खोले होते मैडम और नौकरी कर रहे होते कहीं पर, तो इस सब तमाशे में नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती मैडम। बहुत कोशिश की आलोक सिंह ने उस अपने सजातीय मीडिया कर्मी की शह पर कि अतुल का नुकसान किया जाए, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सभी कोई। तो वही अपने साथ आपके सामने बैठा हूं। लड़कियों के मामले में आप हमेशा बदनाम होते आए हैं। आप भी मीडिया जगत से हैं, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। हाँ, सही बात है। हाँ, आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? वंस अ थीफ इज ऑलवेज अ थीफ, ये तो कहावत सुनी होगी आपने, ठीक है ना। मैं लड़कियों के मामले में हाँ, बदनाम लोगों ने मुझे किया है, अलग अलग स्वार्थ की वजह से किया। एक वेबसाइट है, 2011 में उसने मुझसे पैसे मांगे थे। मैंने कहा पैसे किस बात के? उसने कहा पत्रकार कल्याण के। मैंने कहा पागल है क्या, पत्रकार कल्याण कहाँ? कोई पत्रकार किसी संस्थान से निकाला जाता है? तू खबर छाप देता है कि फलाने बॉस से झगड़ा करके फलाने व्यक्ति को निकाला गया, तो उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। इसमें पत्रकार कल्याण कहाँ भाई? तू तो पत्रकार की बैंड बजा रहा है। पत्रकार कल्याण तब माना जाता जब कोई कहीं से निकाला जाए, अलग अलग परिस्थितियों में। मुझे भी गुस्सा आता था, मैं भी नौकरी से निकाला गया है। होता है, कई बार आप भावावेश में अपनी बात कहते हो, कई बार असहमत होते हो, कई बार आप गुस्सा जताते हो, निकाल दी जाती हो व्यवस्था से, तो दुनिया बंद नहीं हो जाती है एक नौकरी से निकाले जाने के बाद। मैं तो 3-3 बार निकाला गया। शायद भगवान ने इसीलिए व्यवस्था बनाई कि तू निकाला नहीं जाएगा तो चैनल का मालिक कैसे बनेगा भाई, तेरे इसलिए निकाल रहे हैं। और अगर भगवान ने व्यवस्था ना बनाते तो शायद मैं आज भी नौकर होता, नौकरी कर रहा होता, अपने चैनल का मालिक नहीं होता, 250 लोगों को नौकरी भी नहीं रखा होता। गेटिंग अ पॉइंट? तो बदनाम उन लोगों ने किया जिनके स्वार्थ मुझसे पूरे नहीं हुए। बदनाम उन लोगों ने किया जो मेरे कॉम्पिटिटर थे और हैं, जिनको लगा यार कि इसको काम से नहीं हरा सकते तो उलझा दो यहां वहां। मैं तब भी बहुत काम करता था मैडम, मैं आज भी बहुत काम करता हूं। कुछ एक लोगों को जब अपने नौकरी से हटाया अलग अलग संस्थानों में, तो नारी शक्ति को ऐसा लगा कि भाई अपमान हुआ, और इस तरह की कहानी बनाना शुरू हो गई। तो मैं कहता हूं कि मैं भगवान राम नहीं हूं, और हमने तो प्रेम विवाह किया जी, हम तो प्रेमी प्रकृति की व्यक्ति हैं। अगर प्रेम ना करते होते तो प्रेम विवाह कैसे करते होते, ठीक है ना। तो कॉलेज से लेकर आज तक पॉपुलर रहे हैं, लड़कियों में भी रहे हैं, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो क्या जो लड़कियों में पॉपुलर है वो रेपिस्ट है, वो स्कैंडलबाज है? ऐसा तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है। और एक पुराना गाना ना कि छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सब मुझे मज़ा आता है। हाँ, शुरू में डरता था मैं, शुरू में घबराता था मैं कि यार कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है यार, सोशल मीडिया पर किसी ने लिख दिया, घर में आए तो मेरी बीवी रौद्र रूप धारण की हुई होती थी मैं डरता हूँ उससे तो फिर उसको जवाब देना होता था। अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, तो मैं सोचता था कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो सोशल मीडिया मेरे बारे में क्या पाएगा। तो एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि यार सब क्या बवाल है ये। तो मैंने कॉपी पेन लेकर अपने बेटे को बैठा के समझाया कि मैंने कहा बेटा ये ऐसा ऐसा हुआ है, और आजकल के बच्चे सोशल मीडिया हमसे और आपसे अच्छा चलाना जानते हैं, फैक्ट चेकर हमसे और आपसे अच्छे हैं, तो उसने भी अपनी रिसर्च की होगी। मुझसे कहता है कि सुनो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पापा, तुम मेरे दोस्त हो, जाओ चलो मौज करते हैं। मुझे किससे कौन मेरे बारे में क्या सोचता है कोट अनकोट मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा बेटा और जो मेरे परिवार के लोग हैं
वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे फर्क पड़ता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो मेरे अपने हैं वो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, और इसीलिए मैं आज भी उनका अपना हूं। तो ये जो इल्ज़ाम आप पे इतने टाइम से लगते आ रहे हैं, इन इल्ज़ामों ने, इन एलिगेशंस ने आपको मेंटली बहुत टॉर्चर किया, हाँ आपको टोटली ब्रेक डाउन कर दिया। हाँ। आपकी क्योंकि वाइफ भी मीडिया जगत का बहुत बड़ा नाम है, तो कैसे आपने अपनी लाइफ को कैसे बैक टू नॉर्मल किया? एंड आपने कहा कि आपके बेटे के साथ भी, क्योंकि वो चीज़ें देखता तो होगा ना हाँ, सोशल मीडिया पे, हाँ। तो कहीं ना कहीं जब वो स्कूल जाता होगा तो स्कूल में भी उसके फ्रेंड्स लोग उसे ऐसे बात करते होंगे। हाँ। मैम जब अपना ऑफिस जाती होंगी, चित्रा मैम, तो उनके साथ भी जैसे आपने बताया कि कैसे इस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। हाँ। तो टॉर्चर किया जाता था। आपकी फैमिली के लिए ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें थी, तो हम्म। कैसे आपने चीज़ों को बैक टू नॉर्मल किया? हाँ, एक दिन मेरी माँ का फ़ोन आया। मेरी माँ गांव में रहती हैं, मैं बांदा बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। तो फ़ोन आया कि काय, मुझे भैया बोलती हैं वो, मैं अपने बेटे को भैया बोलता हूँ। अच्छा। तो बोली, काय भैया जो का चल रहा हो फेसबुक में, का चल रहा हो जो जो सोशल मीडिया में का हो रहा हो भैया, तुम देखो पूजन पाठ करन लगो भैया, तुम हनुमान जी के सामने दिया जलाने लगो भैया, और जो सब खत्म करो भैया, अच्छो नहीं लगत। हाँ, माँ लोग तो यही कहते हैं। और माँ क्या बोलेगी? हम्म। माँ को तो लगेगा ना कि उसके बेटे के बारे में ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है। तो दबाव था बहुत। लेकिन बचपन से ही ना मैंने अपना जीवन आंचल बहुत अभावों में और बहुत संघर्षों में जो है वो बिताया है। और मैं आज ये मानता हूँ कि मैं एक टेनिस की बॉल हूँ। मैं पड़ा रहूँगा ना तो वहीं पड़ा रहूँगा, जब तक मुझे पटकोगे नहीं ना जोर से, मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। मुझे जितना जोर से पटकोगे ना आप, मैं उतना ऊपर जाऊँगा। और ये बात सही बात है, मुझे ज़माने ने इतना पटका ना बॉस, मैं उतना ही ऊपर गया। सच में कह रहा हूँ आंचल। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म का आदमी हूँ। मैं ज़िद्दी हूँ, अड़ियल हूँ, अक्खड़ हूँ। देहाती और गवार तो हुई ही, ये कपड़ा पड़ा कोट यहाँ पहन के बैठ गया, MBA कर लिया, अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानने लग गया, लेकिन अंदर से मैं गंवार हूँ, अभी भी देहाती ही हूँ। इसलिए मुझे ना नदी नाले में, कहीं कोने कतरे में, कहीं ठेले पे गोलगप्पा खाने में, बाग में, समझ रहे, पहाड़ में, पर्वत में, झरने में, यहाँ मज़ा आता है। मैं 5 स्टार कल्चर का आदमी हूँ नहीं, हम बताएं आपको। तो जो ऐसे गांव के लोग होते हैं ना, जो अपना जीवन अभावों में जीते हैं, जिनके पास चीज़ें तुरंत नहीं मिलती हैं, बहुत संघर्ष और परिश्रम करके चीज़ें मिलती हैं, तो वो थोड़ा सा रफ एंड टफ हो जाते हैं। वो थोड़ा सा ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं बुंदेलखंड में मट्ठर हो जाते हैं, मट्ठर, सख्त जान हो जाते हैं। अच्छा। तो मैं वो मट्ठर हो गया हूँ। तो मैं जनरली ऐसी चीज़ों से थोड़ा परेशान होता हूँ, बट फिर मैं अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करता हूँ कि भाई चलो निकलते हैं बारिश बवाल से। क्या बात करते हो यार, अपन कर सकते हैं, क्या गलती की है अपन ने, कोई गलती की है क्या, फालतू मुंह ला के बैठे, चलो। मैं खुद से बात करता हूँ, मुझे खुद से बात करने में शीशा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मैं आँख बंद करता हूँ, खुद को बात करता हूँ, पागल है क्या तुल, चल उठ जा, देखते हैं। अरे कुछ नहीं होगा यार, क्या होगा, 1500 रुपये और झोला लेके दिल्ली आए थे ना, आज तो करोड़ों का चैनल के मालिक हैं, बढ़िया सब चल रहा है। ये सब कुछ चला जाए, फर्क नहीं पड़ता। जो 1500 रुपये और झोला लेकर आया था मैं, वो किसी को नहीं छीनने दूंगा, और अगर वो नहीं छीना तो दोबारा से बना लूंगा। अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया। तो बस इस तरह से वापस आ गए, दोबारा से नॉर्मल हो गए। और जब तक आप परेशान होते हैं, जब तक आप चिढ़ते हैं, तब तक लोग आपको चिढ़ाते हैं, तब तक लोग आपको परेशान करते हैं। जब आप चिढ़ना बंद कर देते हैं ना, जब आप परेशान होना बंद कर देते हैं ना, जब आप उनके सामने स्माइल करते हुए जाते हैं ना, जब वो सोशल मीडिया पर आपके बारे में लिखते हैं कुछ और आप गोवा की फोटो डाल देते हैं, जब कोई आपके बारे में कोई आरोप लगाता है और आप कश्मीर में डल झील में शिकारे पे बैठ के मस्ती करते आप लोग नजर आते हैं, कहीं और घूमते नजर आते हैं, बर्फ में गुलाटियां मारते गाना गाते नजर आते हैं, तो लोग सोचते हैं अभी इस पे तो फर्क ही नहीं पड़ा यार, हमने तो 2 घंटा इसके बारे में सोचा, क्या लिखी उठ पटांग, ये तो मोटी चमड़ी का आदमी, बेशर्म है, ढीठ है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, तो मजा कर रहा है, गोलगप्पे पकौड़े खा रहा है, घूम रहा है यहाँ वहाँ। तो धीरे धीरे उनका मनोबल भी डाउन हो जाता है। और हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमको पता है। तो सांच को आंच नहीं। हाँ, देर लगती है, देर लगी, थोड़ा परेशान हुए, तो मैं मानता हूं कि हाँ मैंने शायद कुछ और किया होगा। तो प्रभु ने कहा नहीं, तुम थोड़ा परेशान हो। तो मैं परेशान हुआ, लेकिन प्रभु ने मुझे बाहर निकाला और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं आपको दुखी लग रहा हूं? हाँ? और अगर थोड़ा दुखी अगर अभी लग रहा हूँगा तो 3 दिन पहले मेरी फेसबुक की पोस्ट देख लीजिएगा आप। क्या था उसमें?
क्या नहीं था उसमें, हम लोग कश्मीर गए थे भाई, कितनी मस्ती की 7 दिन, आओ, प्लीज देखिएगा उसको। पक्का पक्का देखूंगे। तो ये सब चीजें हैं, चलती रहती हैं। ओके, मीडिया में जब सुनने में आया था कि चित्रा मैम ने आपसे डाइवोर्स लेने की बात की है, क्या रीजन? हाँ। आपकी यही सब स्कैंडल्स, यही सब काम रहे हैं? हाँ, इसको आप स्कैंडल कहिए, पॉडकास्ट कर रही हैं, मैं इसको ये मिथ्या और बेवजह के आरोप कहता हूँ। अच्छा। मेरा मानना है कि किसी भी स्त्री के लिए जब उसके पति के बारे में लगातार बोलने वाले इस तरह की बातें बोलेंगे और उसको टैग करते हुए बोलेंगे, तब उसका परेशान होना, उसका गुस्सा होना, उसका अपने क्रोध का प्रदर्शन करना और अलगाव के बारे में सोचना, ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। क्यों नहीं सोचेगी वो? सोचना चाहिए उसको। अगर उसके बारे में इतनी सारी बातें मुझे सुनाई जाती तो मैं तो उससे पहले सोचता। तो उसने सोचा कोई गलत नहीं किया, वो अलग नहीं हुई, ये उसका एहसान है मेरे ऊपर। ठीक, जो लोग हमारे ऑफिस में प्रोफेशनली हमसे नहीं जीत पाते थे, हमको नहीं दबा पाते थे, वो अटरम सटरम पीछे से इस तरह से काम करते थे। एक सज्जन ने क्या किया, एक हमारा AI ऑडियो बनाया। उस ऑडियो, यस, उस ऑडियो में बताया कि अतुल अग्रवाल एक लड़की से फोन सेक्स कर रहे हैं, और उस ऑडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया। जैसी मैंने FIR कराई, 3 FIR कराऊं जी मैंने, 3 FIR अलग अलग वक्त में। जैसी FIR कराई, अगर तुम सच थे तो लगे रहने देते ना उसको, अगर तुम सच थे तो लगे रहने देते ना। डिलीट करके भाग काहे गए? चुनौती दे रहा हूं फिर से, भाग काहे गए? तो ऐसी चीजों से मुझे बाकी दिक्कत हुई, लेकिन थैंक्स टू माय वाइफ, उसने मेरा साथ दिया। और आज मैं जो हिंदी खबर चला रहा हूं ना, ये नाम भी चित्रा ने ही दिया था। अच्छा। यस, 2008 में नई नई शादी हुई थी हमारी, और मैंने कहा था यार कि, और मैं शुरू से था कि मुझे अपना काम करना है, मैं नौकरी वोकरी ज़्यादा दिन तक करूँगा नहीं यार। कई बार मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ता हूँ तो बॉस असुरक्षित हो जाता है। कई बार मैं बॉस के जैसा काम नहीं कर पाता हूँ तो नौकरी से निकाल दिया जाता है, या मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा अपना काम करेंगे। तो एक दिन रात के बैठे हुए थे तो ऐसी बातचीत हुई कि भाई, मैंने कहा पहली खबर, पक्की खबर, फलाना खबर। चित्रा बोली पागल हो क्या, नाम रखो हिंदी खबर, हिस्ट्री बनेगी। हमने क्या बात करी? बोली हाँ। मैंने उसी दिन चित्रा के सामने हिंदी खबर का डोमेन वेबसाइट का बुक कर लिया, hindikhabar.com। तब वेबसाइट चलाते थे कुछ कुछ मज़े के तौर पे कि यार अपना भी कुछ है, अपना भी कुछ है। फिर 2011 में मुझे मौका मिला कि मैं हिंदी खबर नाम का चैनल खोलूं। 2011 में? जी। अच्छा। लेकिन तब वो हिंदी खबर के नाम पे खुलते 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 वो समाचार प्लस हो गया। हिंदी खबर ना होके समाचार प्लस हो गया। देश यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल था। बड़ा इतिहास बनाया उसने, अमिताभ अग्निहोत्री जी और हमने साथ में डिबेट की और खूब मज़ा किया हमने, अच्छा चैनल था। उसके बाद जब हिंदी खबर खुला 2016 में शुरुआत में, तो प्रभु को यही टाइम मंजूर था, तो ये नाम भी चित्रा ने दिया। और मैं चित्रा का बहुत मायनों में शुक्रगुजार हूँ। वो आज मुझसे झगड़ा करती है, आज सुबह भी झगड़ा किया उसने मुझसे। लेकिन ठीक है, तो बीवी है तो यस यस यस। और देखो भैया, बीवी के सामने नतमस्तक रहोगे तो खुश रहोगे। नहीं, और हमने सीख लिया है। हिम्मत है, और वो आपकी स्ट्रेंथ बनी रही ऐसे टाइम पर, ये बहुत बड़ी बात है। वरना एक फीमेल के लिए, एक वाइफ के लिए, एज अ वाइफ अगर देखा जाए तो बहुत नहीं, उसने बहुत कुछ सहा, उसने बहुत कुछ सहा, मेरी वजह से सहा। मैं हर बार सही नहीं होता, मैंने गलतियां की हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, उसके सामने भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, मेरी इतनी सी चीज़ों को ना इतना बड़ा बनाया, हाहाकार हो गया। मीडिया में सारे लोग करते हैं, एंड नॉन मीडिया जगह भी लोग करते हैं। अस्पताल में भी सुन लो, स्कूल में भी आप सुन लो, ठीक है, आप अलग अलग जगहों पे कारोबार व्यापार में सुन लो। हाँ, हम तो न्यायालय में भी सुनते आए हैं जी, वकील साहब के चैम्बर में भी सुना है हमने। तो नहीं सुना आपने? सुना होगा आपने भी, उनके तो वीडियो और ऑडियो भी आई जी, हमारे पर क्या बातें चल रही हैं भाई साहब, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मीडिया वाले एक्सप्रेसिव होते हैं, तो छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगा के ना बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं। तो लोग चूंकि अच्छे से प्रेजेंट की हुई चीज़ें होती हैं तो लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लोग उसको ज़्यादा वायरल करते हैं। और हमारी पत्नी तो पॉपुलर हैं, तो हमारी पत्नी की पॉपुलैरिटी
के आधार पर लोग इस तरह की पोस्ट लिखते हैं ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ व्यूज़ मिल जाए। तो ठीक है, अगर चित्रा और हमारी वजह से किसी का घर चल रहा है तो क्या है, चलने दो, कोई बुराई नहीं। और हमको तो लोगों ने इतना डराया कि अब डर खत्म हो गया, सच बता रहा हूँ। वो एक टाइम शुरू शुरू में आता है डर, ना। हाँ आता था। वो कहते हैं ना कि वो एक गाना भी था ना कि जब गम, क्या है वो, जब गम हद से गुजर जाता है तो हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, कुछ गाना भी है ना। तो वैसा हो गया अपने साथ कि अब ठीक है, अब डर नहीं लगता है, क्योंकि इतना और अच्छा था ये। मैंने अर्ली एज में सब कुछ देख लिया, ये सारे आरोप प्रत्यारोप, ये मुसीबतें, पुलिस, झगड़ा झपाट, ये सब मैंने अर्ली एज में देख लिया। अगर आज मेरे साथ होता तो मैं तो बहुत परेशान हो जाता। मेरा बेटा बड़ा है, मेरे बारे में क्या सोचता होता? तब तो मेरा बेटा छोटा था, तब तो मुझसे पूछता नहीं था ये सब, आज तो पूछता है वो। हाँ, तो थैंक गॉड कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ये चीज़ें आपको मजबूत करती हैं। मैंने बचपन से सोचा था कि यार मैं कभी कोर्ट कचहरी नहीं करूँगा, नहीं होने दूंगा। दो मैं वकील हूँ, मैं LLB किया हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं सोचता था कि यार मैं जो है ना ये कोर्ट कचहरी से कम नहीं पढ़ूंगा, ये ना अच्छा नहीं लगता है, फालतू का झमेला होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं, अपनी ऊर्जा भी वेस्ट होती है। ये भर नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो फिर आपने कैसे, मतलब लेकिन जर्नलिज्म को क्यों चूज किया? प्रभु ने चाहा कि नहीं कोर्ट कचहरी हो, मैं और मजबूत हो जाऊं लाइफ में। अब मैं डरता नहीं हूँ। अभी कोई पुलिस बोलता है, कोई कोर्ट बोलता है, कचहरी बोलता है, तो मैं बोलता हाँ भैया, संविधान मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, CRPC और IPC भी पढ़ी हुई थी, और अभी ये BNS भी पढ़ रहा हूँ, तो सब चंगा सी वाला मामला है। आप कह रहे हैं आपको डर नहीं लगता, आपका हमेशा से मैंने देखा है एक बेबाक अंदाज रहा है। किसी से भी जब आप सवाल पूछते थे डंके की चोट पे पूछते हैं। कभी आपने उस बेबाकी अंदाज से जब आप बात करते थे, कभी कोई बड़ी कीमत चुकाई है आपने? कुछ ऐसा आपका बहुत बड़ा मेंटली आपको लगा हो कि यार गलत बोल दिया है तो टीवी पे मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ गई इस चीज की? तो 2 बार नौकरी गई है, क्या बात 2 बार नौकरी गई है अलग अलग वजह से। हाँ, कई बार। किस चैनल पे थे आप उस टाइम? नाम नहीं लूंगा। अच्छा। कई बार क्या हुआ कि इतनी अच्छी एंकरिंग कर दी कि बॉस को लगा कि अबे ये तो मेरी कुर्सी खा जाएगा। फिर बॉस ने यहाँ वहाँ पंचायत शुरू की। किसी राजनेता को जिसको मैंने ग्रिल किया था उससे शिकायत करवाई हमारे प्रमोटर्स को। फिर हमारे प्रमोटर्स ने हमको बोला कि भाई तू अगले को ग्रिल बहुत करता, अगला बहुत दुखी है। मैंने कहा वो दुखी नहीं है, इनके हमारे संपादक जी ने कहा है कि वो दुखी है, और उसने कहलवाया कि चिट्ठी लिखो। हमको पता है, हमको दूसरे ने बताया। नहीं अतुल तू देख ले यार, तू डिबेट को थोड़ा सा हल्का कर लिया कर। मैंने कहा भाई देखो, ऐसा जो मेरे तेवर है वैसे ही करूँगा। हल्का क्या होता है? जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। और अगर मैं चिल्लम चिल्ली कर रहा हूं, तीखे सवाल पूछ रहा हूं, सामने वाला भी तो तीखे सवाल पूछे। वो तो डिबेट में बैठा हुआ है, उसका भी तो माइक ऑन है, वो भी मुझे उतनी तीव्रता से जवाब दे। वो जवाब तीव्रता से क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि मेरा सवाल जायज है और उसके पास कुछ कहने को है नहीं, इसलिए वो डिबेट छोड़ के भाग जा रहा है, माइक निकाल के भागे जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अभी 4 दिन पहले मैंने प्रवेश वर्मा, दिल्ली के जो नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, उससे सवाल पूछा। मैं कश्मीर था, मैंने वहाँ से इंटरव्यू किया। उसने मुझसे कहा कि, मैंने कहा क्या प्रवेश भाई, क्या मैं दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? तो उसने बोला ये तो नहीं पता, पार्टी आलाकमान तय करेगी, लेकिन आप नई दिल्ली सीट से के भावी विधायक से बात जरूर कर रहे हो। हम कहा आप जीतोगे? बोला 100%। तो हम कहा भैया 100% जीतोगे तो 1100 रुपया काहे बांट रहे थे हैं? और महिलाओं के कान में क्यों कह रहे थे 2500 रुपये और देंगे भैया, जिता दो। अगर तुमने इतने अच्छे काम किए तो पैसा काहे बांट रहे थे? कहता अतुल भाई मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और माइक निकाल के भगने लग गया। और जाते जाते प्रवेश वर्मा ये भी कह गया जो हमारी अपने सहयोगियों से कि हिंदी खबर को आगे से टाइम मत देना, बकायदा कैमरे में है, बकायदा ऑडियो में है। तो मेरी गलती। और मैं तो मुस्कुरा के पूछ रहा था, मतलब मुस्कुरा के पूछू तो भी दिक्कत, गुस्सा करके पूछो तो भी दिक्कत। तो चीजें होती हैं। एक किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको, कीमत चुकाने की जो आपने बात कही, समाचार प्लस चैनल की बात है। मेरे पास रात के 8 से 9 हम और अमिताभ अग्निहोत्री डिबेट करते थे। शो का नाम था बिग बुलेटिन, यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 डिबेट शो था, बम्पर TRP आती थी, चैनल भी नंबर 1 था। तो उसमें पंडित सिंह थे, एक गोंडा के विधायक थे और मंत्री थे, पंडित सिंह नाम था उनका। तो पंडित सिंह साहब ने रात के 10:30 मुझे ऐसा लगा कि शराब के नशे में फ़ोन किया। अच्छा। और फ़ोन करके, हम अब तो दिवंगत हो गए, अब रहे नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके जो है लगी उठपटांग बात बोलने कि तुमने मुझे कहा कि मैं भाग गया हूँ, और लगी गाली बकनी उठपटांग कि मैं भगोड़ा हूँ क्या, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम जानते नहीं साले, फलाना ढिकाना चालू हो गया। तो उस वक्त मैं वॉइस ओवर रूम के बाजू में था। तब मोबाइल फ़ोन्स में ना वो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं होती थी।
तो मैं वॉइस ओवर रूम के सामने था, हम लोग वॉइस ओवर करते हैं उसके सामने था मैं। तो मैंने अपने फ़ोन को हैंड फ्री किया और वॉइस ओवर मशीन का जल्दी से लेपल वाला जो माइक होता है ना उसको ऑन कर दिया और अपने मोबाइल फ़ोन के हैंड फ्री स्पीकर को लेपल के पास रख दिया। अब पूरी आवाज़ उसकी रिकॉर्ड हो गई, पंडित सिंह की, ठीक है जी, अखिलेश यादव की सरकार थी तब, पूरी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद फ़ोन सारा सब कुछ रिकॉर्ड हो गया मामला। तो मैंने पंडित सिंह को बल भर मैंने भी डांटा। मैंने कहा आपको तमीज़ है, रात के फ़ोन कर रहे हो दारू पी के, दिमाग खराब है क्या? मंत्री हो तो भगवान हो क्या आप? अरे मंत्री इंसान हो ना हो भाई, भगवान तो नहीं हो गया ना है कि तुम आके किसी को भी कुछ भी कर दोगे। मैंने अपनी बात कही, आप भी अपनी बात कहो। तो रात के दारू पी के फ़ोन क्यों कर रहे हो, गाली दे रहे हो? मैं अखिलेश जी को बोलूंगा। तो उसने फिर उटपटांग बातें की, अखिलेश जी के बारे में 2 बार बोल दिया, फ़ोन काट दिया। ठीक है, मैंने उस रिकॉर्डिंग का उतना हिस्सा जो चलाने योग्य था अपने चैनल पे रात के 11:30 बजे चला दिया। अच्छा। और खबर चलाई जो आज भी मेरे यूट्यूब एंकर अतुल अग्रवाल नाम का जो अकाउंट है उसमें पड़ी हुई है, आज भी वो क्लिप पड़ी हुई है उस वक्त की 2012 की, 2013-12 की, ठीक है। और मैंने पूरी खबर चला दी मैडम। और आपको पता क्या हुआ? थैंक्स टू अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव अच्छे इंसान हैं, ठीक। उन्होंने मुझको फ़ोन किया और बोला कि इसमें एक्शन लिया जाएगा अग्रवाल साहब। और 12 बजे तक मंत्री जी पैदल हो गए थे, मंत्री पद से हटा दिया गया था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया और मन का मैं आपको क्या कहूँ भाई साहब। अरे बोला भैया प्रणाम, पता नहीं रात के कैसे फ़ोन लग गया हो, अरे पता नहीं भैया क्या हो गया जाने भैया माफ़ी चाहते हैं भैया, हमको तो पता ही नहीं क्या हुआ। हम आप ही तो बात किए थे कि कोई और बात किया था, चेला चपाड़ा आपका। अरे बोले भैया मुझे कुछ याद नहीं। तो मैंने कहा अच्छा वो तो ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊँ, क्या क्या कहूँ मैं अब आपको? केवल विधायक या निष्कासित मंत्री महोदय या बर्खास्त मंत्री हैं, क्या कहूँ मैं आपको? कल तक तो आप बहुत कह रहे थे। अरे बोले भैया यार हो गया, बात खत्म करो खत्म करो। हालांकि फिर उन्होंने रार मान ली इस बात को लेकर, तमाम उन्होंने यहाँ वहाँ कुछ करने कराने की कोशिश की, बट उससे वही हुई है भाई जो राम रची राखा है ना, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। मैं बहुत भरोसा करता हूँ प्रभु श्री राम की आस्था पे। चित्रकूट ग्रामोदय से मैंने पढ़ाई की है तो थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता हूँ रामचरितमानस वगैरह को, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जो भी होता है ना दुनिया में वो यूं ही नहीं होता है, सब विधि का विधान है। क्योंकि हमको और आपको पता नहीं होता इसलिए हम लोग परेशान होते हैं और एंजाइटी में रहते हैं। सब कुछ लिखा है, ये यश अपयश, धन लाभ, लोभ, माया, समझ रहे हो, घूमना फिरना, वो सब आपके हथेली में लिखा हुआ है, सब आपके मस्तक में लिखा हुआ है। आपको पता नहीं होता इसलिए आप परेशान होते हो। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे गूगल मैप्स आने के पहले रात के कहीं आपको जाना हो ना गाड़ी लेकर, तो आप बड़ा परेशान होते थे। पापा से कहते थे पापा मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? पापा क्या कहते थे, बेटा कल्लू भैया की दुकान खुली होगी हलवाई की, उनसे पूछ लेना। उसके आगे जाओ स्टेशन आएगा बेटा, वहाँ फलाने भैया की पान की दुकान होगी, उनसे पूछ लेना। या रास्ते में कोई दिखे तो क्या बोलते थे, ए भैया ये रास्ता कहाँ जाता, भैया भैया बताओ जरा। पूछते थे ना, क्यों? आप जहाँ जा रहे हो वो गंतव्य भी वही है, सड़क भी वही है, आपका वाहन भी वही है, देश काल वातावरण परिस्थितियां भी वही हैं, आप भी वही हो, तो परेशान क्यों होते थे? इसलिए होते थे चूंकि आपको वहां तक जाने का मार्ग नहीं पता था, सब चीजें वैसी थी। और आज गूगल मैप्स आने के बाद क्या हो गया, अपने आप ही पहुंच जाते हैं, इजी पहुंच जाते हो। तो अब आप परेशान होते हो क्या? तो वैसे ही विधि का विधान है। हम लोगों को चूंकि हमारे जीवन के बारे में पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हम और आप अकारण परेशान होते हैं। होना वही है जो प्रभु ने तय किया है, इसीलिए अपन को बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती। और दूसरी बात, मेरे जीवन जीने का एक सिद्धांत है मैडम। वो सिद्धांत ये है कि अगर मैंने कोई खबर चलाई, किसी गुंडे माफिया बदमाश को बुरा लग गया और वो मेरा नुकसान करना चाहता है, हमला करना चाहता है, मारना चाहता है, हाथ पांव तोड़ना चाहता है, जबान काटना चाहता है, व्हाटएवर कुछ भी करना चाहता है, ठीक, और ऐसा मेरी किस्मत में होना लिखा है कि मैं किसी फला व्यक्ति के द्वारा अकाल मृत्यु को प्राप्त हूं, ऐसा मेरी किस्मत में प्रभु ने लिखा है, तो कोई रोक सकता है क्या? तो फिर क्यों डरना? क्यों डरना? अगर प्रभु ने लिखा है कि तुम मरोगे इस गुंडे के हाथों, तो डर के भी क्या कर लोगे? अबे तो डरना क्यों हो, समझी? और अगर नहीं लिखा कि कोई तुम्हारा बाल बांका कर सकता है, तो क्या कोई कर सकता है? तो फिर क्यों डरना? और अगर कोई कुछ नहीं कर सकता और वो कहीं लिखा ही नहीं है,
अबे तुम मजा करो ना, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करे, मजा करो। तो हम जो ऊंची आवाज में पत्रकारिता करते हैं उसकी वजह यही है कि जो होना होगा जब होना होगा तब होगा, इसमें डरना क्या है, क्यों परेशान होना है। जैसे मीडिया को लेकर के बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, मीडिया हाँ। बिकाऊ है। हाँ। अब आप खुद कह रहे हैं कि आपके नो डाउट आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन से भी रहा है, तो क्या ये सच है? आज बोलते भी हैं कि गोदी मीडिया, बहुत सारे नामों से बोला जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई लोग बोलते हैं, हम्म। गोदी मीडिया बोलते हैं, बिका हुआ मीडिया बोलते हैं, कोई पिद्दी मीडिया बोलता है, कोई गुल्लू मीडिया बोलता है, हाँ, और कोई दलाल मीडिया बोलता है, कोई वो BND बोलता है। एक हमारे मित्र थे राजीव त्यागी साहब, कांग्रेस के नेता थे, उनको टेलीविज़न में सबसे पहले मैंने ही बिठाया था। अच्छा। गाजियाबाद के रहने वाले थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए थे कांग्रेस पार्टी के और बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने एक हमारे जूनियर हमारे साथी एंकर को किसी चैनल में हम लोग साथ में काम करते थे, आज एक राष्ट्रीय चैनल का एंकर है, वो संपादक है, उसको बोला था कि BND भड़वैन दल्ला टेलीविज़न पे बोला था। आजकल तो टीवी डिबेट्स में तमाचे चल जाते हैं, है ना, जूते चल जाते हैं, गालियाँ तो खुल्लाम दी जाती हैं। अब मुझे डर इस बात का है कोई तमंचा लेके ना आवे डिबेट में कि भाई आज तो मुल्ला जी की खोपड़ी उड़ा देनी है, या आज पंडित जी के जो है गर्दन पे धर के दबा देना है। यही तो हो रहा है। बिल्कुल। मीडिया में हिंदू मुसलमान छाया हुआ है, मुद्दों से मीडिया दूर चला गया है, हम केवल तमाशा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से टीवी स्टूडियोज भी अब वो समस्या का समाधान बताने वाले नहीं बने हैं, वो ड्रामा तमाशा कर रहे हैं। ए उस्ताद जी जमूरे, डक 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 डक, ए उस्ताद जी जमूरे, तो कुछ निकलता ही नहीं, ड्रामा कर रहे हैं, मुर्गा लड़ा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जितना तेज चिल्लावे, जितना तेज एक दूसरे का बाल पकड़ के नोचे, हैं, वही चल रहा है। तो उस मुर्गा लड़ाई का फायदा क्या? हम भी उस मुर्गा लड़ाई का हिस्सा हैं। आप बोलो कि हिस्सा नहीं है क्या, और मैं बहुत हाई मॉरल ग्राउंड लिखूं, नहीं जी मैं तो नहीं हूं। भैया मैं भी हूं उसी मुर्गा लड़ाई का हिस्सा, मैं भी मुर्गा लड़ाता था, आज भी लड़ना पड़ता है। 2 दिन पहले लड़ा के आया मुर्गे, खुशी नहीं मिलती है। इसलिए आपने पूछा ना आजकल आप एंकरिंग क्यों नहीं करते हो, मैं इसीलिए एंकरिंग नहीं करता हूं कि आजकल की डिबेट्स में ना कुछ सार्थकता से निष्कर्ष नहीं निकलता है। इतना सारा मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया, ऐप मीडिया, वो मीडिया, यहाँ वहाँ का मीडिया, आपका मीडिया, यूट्यूब मीडिया, तेरा मीडिया, मेरा मीडिया। तो अब मीडिया की जो सैंक्टिटी है ना, जो उसकी महत्ता है, वो वाकई कम हो गई है। पहले मीडिया कम था, पहले मीडिया ज़्यादा संवेदनशील था। पहले हम सब लोग, हम भी तो इसी मीडिया में 26 साल से हैं ना, हमने वो शुरुआती दौर भी देखा है, हम आज वो दौर भी देख रहे हैं, हमने बीच का अच्छा दौर भी देखा जिसको आप अच्छा दौर बोलते हो। हाँ, जहाँ हम शांति से बात करते थे, प्यार से बात करते थे, मुस्कुरा के बात करते थे, सामने वाले को बोलने का मौका देते थे। आज कौन मौका देता है बोलने का? थैंक यू कि आप मुझे बोलने का मौका दे रही हैं। हाँ, कौन बोलने का मौका देता? हम भी नहीं देते जी मौका, क्योंकि TRP उसी में, पब्लिक को ही देखना है। ठीक, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, और आज का कल मीडिया थोड़ा सा उसमें एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। ये बात मैं कह रहा हूँ, फिर आप बोलोगे जी आप ही शुरुआत क्यों नहीं करते? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो अब बाजार का दबाव ऐसा है, हम बहुत प्यार से बोले नमस्ते आंचल जी, आइए जी, आंचल जी बताइए अपनी योजनाओं के बारे में बताइए, तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? जब तक चिल्लम चिल्ली ना हो, जब तक थोड़ा सा नाटक ना हो, तमाशा ना हो, हाँ, एक्शन फिल्में चल रही ना आजकल। तो जैसे आपके हिंदी खबर की टैगलाइन है, जो कहूंगा सच कहूंगा, फिर उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, हिंदी खबर की टैगलाइन नहीं है, हिंदी खबर की टैगलाइन है नई सोच नया नजरिया। अच्छा, ये हमारी टैगलाइन है। शायद प्रोमो था और हमारा शो है, मेरा शो है जो कहूंगा सच कहूंगा, जिसको मैं एंकर करता था, और मेरे शो को धमाका फिल्म में कॉपी कर लिया गया, चोरी कर लिया गया। मेरे शो का नाम था जो कहूंगा सच कहूंगा, वो उस फिल्म में, बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म में कॉपी किया गया। खैर मैंने इसमें कोई क्लेम भी नहीं किया कि मुझे पैसा दो, क्योंकि अच्छा है, अच्छी चीज़ें सबके पास होनी चाहिए। देखो, सच भी कई तरह का होता है मैडम। हो सकता है आप किसी चीज़ को अपने नज़रिए से देख रही हो, मैं किसी चीज़ को मेरे नज़रिए से देख रहा हूँ। हाँ, तो सच तो आपका भी है, नज़रिया आपका भी है, सच तो मेरा भी है, नज़रिया मेरा भी है, और एक सच जो सार्वभौम है, जो हमारी व्यवस्था का, जो कुदरत का, जो प्रकृति का हमारा सत्य है, सार्वभौम सत्य से कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो जो सत्य हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। मेरे शो का नाम है जो कहूँगा सच कहूँगा, मतलब मैं अतुल अग्रवाल, हिंदी खबर का प्रधान संपादक और मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते अपनी पूरी होशो हवास में और पूरी जानकारी में जो कहूँगा सच कहूँगा। जितनी जानकारी मुझे है, जितनी रिसर्च मैंने की है, मेरे सूत्रों ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार, उस पर आधारित मैं सच कहूँगा, सच कहूँगा, सच कहूँगा।
अब अगर मेरी जानकारी ही गलत है, हम्म, अगर मान लो मेरे किसी असाइनमेंट वाले बंदे ने, मेरे रिसर्च वाले बंदे ने, मेरे किसी प्रोड्यूसर ने, मेरे रिपोर्टर ने अगर जानकारी पीछे से गलत दी, मरे 40, मुझे बताया 20, और मैं चिल्ला चिल्ला के 20 बोल रहा हूं, मरे 40, तो मेरा आंकड़ा तो गलत हो गया। इसलिए मैंने ये डिस्क्लेमर लगाया कि मुझे प्राप्त जानकारी वो मेरे अध्ययन स्वाध्ययन से हो सकती है, वो मेरे पूर्वा एक्सपीरियंस से हो सकती है, वो मेरे मित्रों और सहयोगियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर संकलित हो सकती है। मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, उस जानकारी में हेरफेर नहीं करूंगा। ये मेरे शो का मंतव्य होता है। आपको लगता है कि इतने टाइम में जो आपने 26 साल का आप अपना करियर बनाते आए हैं कि आपने हर बार अपने उस पोजीशन का हमेशा जस्टिस ही किया है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैं दिल से कहता हूं आपको कि मैंने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी से पत्रकारिता करने का प्रयास किया। ईमानदारी जो मैं देख रहा हूं। अब ईमानदारी आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है। किसी एक स्थिति परिस्थिति विशेष में आपको 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है, तो मुझे 9 दिख रहा है तो मेरी ईमानदारी है ना। आपको 6 दिख रहा है तो आपकी ईमानदारी है। समझ रही मैं क्या बोल रहा हूं? टेबल पे 6 लिखा हुआ है, मुझे 9 दिख रहा है, आपको 6 दिख रहा है, तो क्या आप गलत हैं? आप गलत हैं? नहीं। आप सही हैं, मैं भी सही हूं। क्या मैं गलत हूं? मैं भी सही हूं। तो मैं 9 देख रहा हूं तो मैं 9 बोल रहा हूं, आप 6 देख रहे हो तो आप 6 बोल रहे हो। मैं बोलूं कि आप बेईमान हो, आप कम ईमानदार हो, तो ये सही नहीं है। तो मैं भी अपने 9 के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है मेरी टेबल पे, मैं पूरा ईमानदारी से अपना काम करता आ रहा हूं। एक बार मेरे मन ने मुझे कचोटा था और मैंने इस्तीफा दे दिया था उस जॉब से। अच्छा। वो यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल समाचार प्लस था। मैंने वहाँ पर 13 दिसंबर 2013 को 7 दिसंबर 2013 को मैंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? जो उस वक्त की जो हमारे मैनेजमेंट थे, हालांकि मैं उसका पार्टनर था ऐसा कहा गया, बट मुझे उस व्यक्ति ने शेयर वेयर कुछ नहीं दिए थे और मैं हवा में पार्टनर था। अतुल भाई क्या हो तुम? अबे तो तुम मालिक है। तो अतुल जी हवा में मालिक मालिक बने घूम रहे थे, लेकिन कागज पागज कुछ नहीं थे अपने पास। तो विवाद का वायस भी बना था। वहाँ पे क्या था कि उत्तराखंड की एक स्टोरी थी। एक अपर सचिव थे जेपी जोशी, उनका एक लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ स्टिंग ऑपरेशन हमने अपने उस वक्त के मैनेजमेंट में एक व्यक्ति के कहने पे चलाया था। एंकर मैंने किया था उसको और वो सुपरहिट हुआ था। वो दौर था जब स्टिंग का बड़ा दौर चल रहा था, वो बड़ा सुपरहिट हुआ, हम भी खुश हो गए। जेपी जोशी को जेल जाना पड़ गया, सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया, जेल चला गया, ये तब हो गया। कुछ महीने बाद वही व्यक्ति जो हमारे मैनेजमेंट में था, मैनेजमेंट ही था वो व्यक्ति मेरे पास एक रिवर्स स्टिंग ऑपरेशन लेकर आया। अच्छा। और उसने कहा अतुल, जिस लड़की का नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, जिस लड़की ने जेपी जोशी का स्टिंग ऑपरेशन किया था वो लड़की गलत थी, वो ब्लैकमेलर थी। ये उस लड़की का स्टिंग ऑपरेशन है, हम इसको चलाएंगे। मैंने कहा अरे, तो फिर आपने मुझे 6 महीने या 4 महीने पहले जेपी जोशी नाम के अधिकारी के खिलाफ बोलने को क्यों मजबूर किया? इतना पॉम्प एंड शो क्यों किया? इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों हमने बात की? वो जेल चला गया, उसका पूरा परिवार क्या सोच रहा होगा? उसके बड़े बड़े बेटे हैं, उसकी पत्नी है, वो उसके ऊपर क्या, परिवार के ऊपर क्या असर पड़ेगा? व्यक्ति जेल में मर जाएगा तब क्या होगा? मैंने कहा आपने मुझसे पाप करा दिया। मैंने कहा देखिए, या तो मैं इस लड़की का स्टिंग ऑपरेशन मैं एंकर नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो इसके तुरंत बाद इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा गंवारा नहीं कर रही थी। मैं ऑन एयर अपना फेस खराब नहीं करना चाहता मैडम। मेरे जो दर्शक हैं वो ये नहीं कहना चाहिए कि ये आदमी गड़बड़ है। तो उसने कहा नहीं, तेरे को करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था। मैडम मैंने वो शो किया और रात के 11:30 इस्तीफा दे दिया। आई रिजाइन फ्रॉम दैट कंपनी। मैं करना, मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। तो मुझे उस स्टोरी का भी बहुत बहुत रिग्रेट है। अब जेपी जोशी साहब इस दुनिया में नहीं है, मुझे उस स्टोरी का रिग्रेट है। और मैं इस्तेमाल हुआ, मैं उस व्यक्ति के हाथों इस्तेमाल हुआ। वो व्यक्ति उत्तराखंड का एक बदनाम राजनेता है, उसको स्टिंगबाज कहा जाता है। उमेश कुमार उसका नाम है, वो खानपुर से विधायक है, उस वक्त समाचार प्लस का मालिक था। और दैट वाज माय मिस्टेक कि मैं उस खबर को अपने बुद्धिमत्ता से परख नहीं पाया, और जिस व्यक्ति को मैंने आरोपी बनाया उस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए से मुझसे बनवाया गया,
उस व्यक्ति को मैं क्लीन चिट 6 महीने बाद दे रहा हूं। जिस व्यक्ति ने स्टिंग करवाया, मुझे उसका रिवर्स स्टिंग मिला करने के लिए। सो मुझे लगता था कि मेरे एथिक्स को गंवारा नहीं करता था, और मुझे इस स्टोरी से बहुत दुख हुआ और मैंने अपनी जॉब छोड़ी। तो ये मेरे लिए अच्छा अवसर नहीं था। इसके पता ही एक बड़ा मौका था ये। इसके बाद ऐसे बहुत सारे मौके आए जब समझौता करना पड़ा। तो मुझे लगता है समझौता तो जीवन का नियम है, लेकिन आप भी अपनी एक फिजिक्स में एक यूनिट आती है, टॉपिक आता है, इलास्टिसिटी लिमिट कहते हैं उसको, है ना। मतलब क्या होता है, रबर होता है, रबर जो आप लोग चोटी में बांधते हो ना, उस रबर को कितना एक लिमिट तक खींच सकते हो ना, उसके बाद खींचोगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। दैट इलास्टिसिटी लिमिट हर व्यक्ति की होती है, वस्तु की भी होती है, व्यक्ति की भी होती है, ठीक है, जिसे सहन शक्ति कहते हैं ना। तो हर व्यक्ति की उस इलास्टिसिटी लिमिट का सम्मान करना चाहिए। इतना मत खींचो, इतना मत दबाओ कि वो टूट जाए, वो रिश्ता खत्म हो जाए। तो मुझे हमेशा से अपनी और दूसरों की उस इलास्टिसिटी लिमिट का हमेशा ख्याल रहता है, और शायद इसीलिए मैं हिंदी खबर चैनल भी चला पा रहा हूँ और आज भी सर्वाइवल मोड में हूँ, इतना डरने और धमकाने और साजिशों के बावजूद। सर, जैसे आपका 26 साल का आपका ये करियर रहा एज अ मैन, एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर, अगर देखा जाए तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, राइट। आपको भी, अब जैसे हम लोग एलिगेशंस की बात कर रहे थे, आप पे बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए गए हैं, आपने बहुत कुछ झेला है इन 26 सालों में अगर देखा जाए तो। अगर मैं बात करूं कि अगर कोई जर्नलिस्ट, कोई लड़की बनना चाहती है, तो उसको पहले ये डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि मीडिया लड़कियों के लिए नहीं है, या मीडिया लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, रिस्पेक्टफुल नहीं है अगर बोला जाए तो। और इसमें एक और सवाल मैं ऐड करती हूँ कि अगर आपकी खुद की लड़की होती तो क्या आप उसको जर्नलिज्म में जाने देते, उसके लिए प्रोत्साहित करते उसको? मेरी लड़की तो नहीं है, मेरा एक बेटा है, और मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा आलोचक है, मेरी पत्नी से भी ज़्यादा। अच्छा। मैं जब अपने घर जाता हूँ ना और हिंदी खबर लगाता हूँ और मेरा बेटा आ जाता है लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, तो मैं चैनल बदल देता हूँ, तो हंसने लग जाता है, पापा चैनल क्यों बदल दिया? हम कहा नहीं बेटा कुछ और देख लो। नहीं, बोले नहीं तुमने बदला क्यों? अबे हम कहा तुम आए हो यार, दुनिया भरी कहानी सुनाओगे। वो बताता है कि तुम्हारी ये पट्टी तिरछी है, ये लोगो ऐसा घूम रहा है, ये कलर वैसा है, तुम्हारा ग्राफिक ऐसा है, चैनल धुंधला लग रहा है, ये फुटेज ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये तो तुमने ऐसा कर दिया पापा। मैं बोलता भाई ऐसा सुन, चैनल बदल दे यार भाई, मुझसे ना हो पाएगा। सबसे बड़ा आलोचक है मेरा। अब ये उसकी मर्जी के ऊपर है कि वो मेरे चैनल में आके मुझे ज्वाइन करे या किसी और चैनल में जाए, या मीडिया फील्ड में रहे या कुछ और करे। मैं अपने बच्चे को कभी बहुत ज़्यादा नंबर लाने के लिए, कभी ये फील्ड चुनने के लिए कभी दबाव नहीं डालता। ठीक, मेरे एक बच्चा है, उसका बचपन उसको जीने दो यार, वो कुछ भी नंबर लेकर आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए, बुद्धिमत्ता उसके ऊपर, उसके अंदर रहनी चाहिए, उसके चेहरे पे जब मैं मिलूँ तो उसको खुश रहना चाहिए। मेरा पैरामीटर लाइफ का ये है। वो कुछ भी करे, कुछ नहीं भी करेगा तब भी उसका बाप है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी माँ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे घर का माहौल है। इसलिए मेरी बेटी होती है और मीडिया में मैं लेके जाता, या मेरा बेटा है तो मैं उसको आज हिंदी खबर का मालिक बना दूंगा, ये हमारा जो है नज़रिया नहीं है। जो उसको करना है वो करेगा, ठीक, उसको बनना है तो बने, उसको कुछ और करना है तो कुछ और करे। अभी मेरे बेटे का जो सोचना है वो बिजनेस करने का है। कभी कभी वो कहता है कि मैं एडवोकेट बनूंगा, लॉ करूंगा, तो उसका। दूसरी बात, लड़कियों के लिए मीडिया कितना सेफ है। आप लड़की हैं कि नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं। आपके लिए मीडिया सेफ नहीं था, आप तो मीडिया में थी और आपने लंबा समय बिताया है। आपके साथ कोई गड़बड़ हुई? जो आपकी सहयोगी थी, जिनके साथ आपने काम किया, उनके साथ कोई गड़बड़ हुई? बताइए। बड़े बड़े नाम आप देखते हैं, बड़े बड़े चमकते सितारे देखते हैं, चेहरे देखते हैं, जो कभी किसी भी व्यक्ति विशेष से, नेता से, अधिकारी से, मंत्री से, इससे उससे तौल का सवाल पूछती हैं। क्या वो सेफ नहीं है? मैं इसको दूसरे से लेता हूँ। क्या दिल्ली में एक अनफॉर्चुनेट निर्भया कांड हुआ, जहाँ बलात्कार और बहुत विभत्स काम किया गया, हत्या हो गई, तो क्या दिल्ली की सभी लड़कियों को दिल्ली की सड़कों से निकलने में बंद कर देना चाहिए? बताइए। नहीं। क्या एक दुर्घटना की वजह से सड़कों से सारी गाड़ियों को हटा देना चाहिए कि नहीं, अब दुर्घटना होती गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, सब पैदल जाओ?
क्या संभव है? मेरा ऐसा मानना है कि जैसे सारे जीवन के क्षेत्र में होता है, स्त्री होगी, पुरुष होगा, लोग अप्रोच करेगा एक दूसरे को, कुछ जगह पे वो प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, कुछ जगहों पे रिजेक्शन हो जाएगा। जहाँ प्रणय निवेदन स्वीकार हो जाएगा वहाँ पे एक अलग तरह की सिचुएशन हो जाएगी। जहाँ प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं अस्वीकार किया जाएगा वहाँ वो रिजेक्शन होएगा, वो मेल रिजेक्शन हो चाहे वो फीमेल रिजेक्शन हो, है ना। ये तो एक ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न है। वो रिजेक्शन के बाद वो प्रतिशोध की ज्वाला में जलेगा या जलेगी, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा या करेगी, कैसे चीज़ों को फंसाया जाएगा, कैसे प्रेशराइज किया जाएगा अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। तो ये हर व्यक्ति का अलग अलग प्रायोरिटी लेवल है। अस्पताल में हमने सुना है ना, कि तब चीज़ें होती हैं। हाँ, आप कोई नर्स को लेकर लोग उटपटांग बातें करते हैं जो इतनी सेवा करती हैं, उनके बारे में बात सुनते हैं आप। हाँ, आप स्कूल में शिक्षिकाओं के बारे में बात सुनते हैं आप, है ना। आप जो फीमेल इंटरप्रेन्योर्स उनके लोग बात करता है। ऑफिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनके बारे में लोग बात करते हैं, लड़कियों के बारे में बात करता है। जो नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में लड़कियां काम करती हैं उनके बारे में लोग बोलता है, अरे तो रात रात घूमती रही हुई भैया, ये क्या करती हुई हैं? हमें सब पता है रात रात तुम कहाँ रहता हो। अरे वो काम कर रही है भाई, महिला अपने पूरे 5 लोगों का परिवार पाल रही है, उसकी तनख्वाह से ही चल रहा है, लेकिन लोग उसको बुरी निगाह से देखता है। जो एयरपोर्ट पे जो लड़कियां काम करती हैं, जो एयर होस्टेस होती हैं उनको लोग बोलता है, जो अभिनेत्रियां होती हैं उनको लोग क्या बोलता है, अरे तो सब पता है, सब जानते हैं। बोलती कि नहीं बोलती? तो मीडिया में अगर एंकर्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं तो ये तो हमारा समाज है ना। अरे हमारे समाज ने सीता मैया को नहीं छोड़ा जी, छोड़ा क्या? फिर एंकरों क्यों छोड़ेंगे? तो ये सब कहने की बातें हैं। और एक बात और, मीडिया का जिक्र ज्यादा होता है। मैंने शुरू में कहा कि मीडिया में लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, अच्छे से सजा के, जमा के, बढ़िया से बोल के अपने माल को प्रस्तुत करना और माल को बेचना, कंटेंट को बेचना जानते हैं। तो उनकी चीजें ज्यादा बिकती हैं, निगाह में आती हैं, वायरल होती हैं। जहाँ जहाँ स्त्री पुरुष होंगे वहाँ वहाँ सहमति असहमति होगी, वहाँ वहाँ एक दूसरे से प्रणय निवेदन होगा, प्रणय का स्वीकार्य और अस्वीकरण भी होगा। स्वीकार्य होगा तो अलग स्थितियाँ बनेंगी, अस्वीकरण होगा तो अलग स्थितियाँ बनेंगी, झगड़ा होगा, झंझट होगा, साजिशें होंगी, सब होगा, है ना। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो होगा जी। और उसमें कोई बोले कि जी मीडिया ही खराब है, तो फिर बैंक खराब क्यों नहीं है? बताओ। इतने जो बलात्कार के मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मकान मालिक और किराएदारिन मुकदमे लिखवाई दे रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, ज़्यादा किराया मांगा वो मुकदमा लिख दूंगी तुम्हारे, लिखवा दूंगी तुम्हारे खिलाफ, लिख गया मुकदमा। फिर वहाँ क्या करोगे आप? कितने फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अतुल सुभाष मर गया है, देखा आपने ना। उसकी पत्नी निकिता, तो अब उसमें कौन गलत था? सब बेकार की बातें। मेरा मानना है कि इंडिविजुअलिटी के आधार पे, केस के आधार पे बात होनी चाहिए, जनरलाइज फॉर्म में बात नहीं होनी चाहिए कि ये सारे मुसलमान ऐसे होते हैं जी। लोग बात करते हैं ना, वो फिल्म बनानी पड़ी उसको, है माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, बनानी पड़ी ना। क्यों? क्योंकि आपने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि सारे मुसलमान ऐसे, हाँ, सारे बनिया कंजूस, हाँ, सारे पंडित पोंगा, है, सारे ठाकुर जुल्मी। मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव सही नहीं है। तो मीडिया में सारे ऐसे होते हैं, ये गलत है। हाँ, एक दो केस ऐसे आते हैं जहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश होती है, और दोनों तरफ से होती है। केवल पुरुष दबाव बनाता है मीडिया में कार्यरत अपनी जूनियर महिला पे, हाँ, और महिलाओं की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, ये कहना भी सही नहीं है। तो मैंने इन 26 वर्षों में दोनों तरफ से देखा है, महिलाओं के दबाव भी झेले हैं और शिकार भी हुए हैं। कई बार मर्जी से और कई बार बिना मर्जी के। पुरुषों ने भी ऐसा किया है। तो मेरा मानना है कि ये सब चलता रहेगा आगे भी, इसको ना तो रोका जा सकता है और ना रोका जाना चाहिए। क्योंकि फीमेल के लिए तो हर फील्ड में ही कहते हैं चैलेंजेस आते ही आते हैं। और अगर मीडिया की भी बात हो रही है तो डेफिनेटली वो उनकी चॉइस है कि वो आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। एक बात मुझे याद आ गई। बिल्कुल। मेरे साथ कार्यरत एक लड़की मेरे पास आई, हिंदी खबर की बात नहीं है, मैं तो 2008 में संपादक बन गया था, तो उसके बाद से मैं चैनल हेड ही रहा हूँ अलग अलग जगहों पे ना। तो एक लड़की मेरे पास, एक बड़े राष्ट्रीय नेटवर्क में काम करता था हैदराबाद में। अच्छा। मुझे 4 दिन हैदराबाद में और 3 दिन दिल्ली में होना होता था, और मैं 11 चैनल्स का हेड होता था। अच्छा। मैं एग्जीक्यूटिव एडिटर था उन 11 चैनल्स का, 1 उर्दू, 5 हिंदी, 5 नॉन हिंदी। और मैंने अपने बॉस से कहा, सर मुझे तो हिंदी के अलावा कुछ आता भी नहीं। तो बोले कोई बात नहीं,
भाषा से कुछ नहीं होता है, हाँ, लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। एक वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं कोशिश करूंगा, और मैंने जितने दिन था मैंने कोशिश की कि ठीक चले। एक एंकर थी मेरे पास आई, और जब कोई एंकर मेरे केबिन में आती थी तो मैं निकल के बाहर खड़ा हो जाता था। मैंने अपने कैमरे में सीसीटीवी लगवाया था केबिन में, लेकिन जब कोई फीमेल मेरे ऑफिस आती थी ना, मेरे केबिन में आती थी, मेरा ऑफिस थोड़ा ऊपर था तो बिल्डिंग में ऊपर, और न्यूज़ रूम नीचे होता था ग्राउंड फ्लोर पे, स्टूडियो बेसमेंट में था, तो मैं निकल के बाहर आ जाता था। क्यों? क्योंकि गैलरी में 4 सीसीटीवी लगे हुए थे, तो कोई मुझ पे आक्षेप न लगा पाए मैं उससे डरते हुए गैलरी पे खड़ा रहता था आगे। अगर सीसीटीवी फुटेज वो सीसीटीवी नहीं होते तो तो फिर देखते जो था तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि आपने मेरी छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी? मैंने बोला भैया, मैं जनरली भैया कह के बात करता हूँ ना, आपको भी भैया कह के ही बात करता हूँ। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, अब वो हम यूपी वालों का होता है, हम यूपी वाले भैया ही कहलाए जाते हैं ना। तो हमने कहा देखो भैया ऐसा है कि अभी ज़रूरत है आपकी, और ये छुट्टी आपको क्यों चाहिए, इसकी वजह क्या है? तो उसने 5 दिन की छुट्टी मांगी थी। तो मैंने कहा छुट्टी क्यों चाहिए आपको? तो मुझे दिक्कत है और मुझे ये फलाना ठिकाना। हम कहा देखिए अभी एंकर्स कम है और अभी छुट्टी नहीं मिल सकती इतनी लंबी इतनी जल्दी। लास्ट मंथ भी आपने ऐसा किया था, फिर पिछले मंथ भी ऐसा किया था, आपका रिकॉर्ड बता रहा है। मैं तो अभी भी चार्ज लिया हूँ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, चलो इस बार ले लो, आगे ध्यान रखना। बोले क्या ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? वो एकदम बिफर गई। अच्छा। हाँ पूरा। तो मैं बोला यार ये क्या चक्कर है? अच्छा मैं तो बाहर था, सबके सामने था, कॉरिडोर में था, वरना अंदर होता तो कुछ और बात बनती। वो कहती क्या है कि आपको पता है, चिल्ला के, पता है आपको फीमेल प्रॉब्लम क्या होती है? पीरियड्स पता है? पीरियड्स आपको 5 दिन के लिए कितनी दर्द होता है हम लोगों को, कितनी मुश्किलें आती हैं और आप छुट्टी नहीं देंगे? इंसान है आप? अरे राक्षस भी आपसे अच्छे होते हैं। हम उसको देख रहा हूं, अब मैं डर भी लगा, हम कह लो एक और कहानी बन गई, एक और स्कैंडल बनने जा रहा भैया है। अब आप एक महिला, मैंने हाथ पर जोड़ के उसको संभाला। अरे मन का बहन अरे 1 मिनट रुक जाओ, अरे ठीक है छुट्टी ले लो भाई, अरे आप तुम्हारे बुलेट हम कर देंगे, हम कहा हम एंकरिंग कर देंगे, माँ तुम जाओ ले लो छुट्टी। नहीं ऐसे क्यों, एहसान कर रहे हैं क्या आप? एहसान कर रहे हैं आप? मेरी सीएल बची है, मेरी फलानी बची है, ढिकानी बची है। तुम जाओ, हमसे गलती हो गई, तुम जाओ, तुम छुट्टी ले और जाओ। अब बताइए ऐसे जो केसेस हैं, क्या आपको हर महीने छुट्टी मिलती है मैडम? मैं आपसे पूछता हूँ नहीं। क्या भारत की हर महिला को 5 दिन जो उन दिनों वाले होते हैं जिसका ऐड चलता है उन दिन मुश्किल दिनों में, हाँ, क्या सबको छुट्टी मिलनी चाहिए? तो भारत का संविधान बना दो ना वैसा, क्या दिक्कत है? कुछ एक महिलाओं को अगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, हाँ, तो फिर ठीक है। अरे भाई उनको उन मुश्किल दिनों में पीरियड्स आते हैं, हमारे रोज दाढ़ी आती है ना, तो फिर हम क्या बोलें कि नहीं जी हमको तो हर तीसरे दिन दाढ़ी आ जाती है जी, हम तो छुट्टी लेंगे दाढ़ी बनाने की हर तीसरे दिन। नहीं जी बहुत दर्द होता है शेव करने में, नहीं जी हम छुट्टी लेंगे जी। विल इट वर्क? ये सही है क्या? नहीं। तो बेवजह का फेमिनिज्म दिखा के, बेवजह की महिला और मातृशक्ति की आड़ में सामने वाले पुरुष का उत्पीड़न करना, बेवजह की बातों को थोपना, और कोई कुछ बोले तो नारी एकता जिंदाबाद, फलाना पुरुष ये तो बलात्कारी है, ये तो अत्याचारी है, महिला का अपमान कर दिया है। बताइए एक महिला से पीरियड की बात करता है ये आदमी, है? बताइए, बदतमीज कहीं का। लो हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया? एक बस पे, चौराहे पे, दफ्तर पे, चलती ट्रेन में, ऑटो में, किसी कार्यालय में, किसी पब्लिक जगह पे, अगर एयरपोर्ट पे, बस अड्डे पे, अगर कोई महिला किसी आदमी को चिल्ला के बोल दे बदतमीज कहीं का, क्या बात कर रहा है, अगर ये बोल दे तो दुनिया ये नहीं पूछती कि बहन जी क्या हो गया, वो सीधे उसे पीटना शुरू। ले जूता पुरुष पे चालू, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। है क्या सही है ये? आजकल आप इतने सारे केसेस देख रहे हो सोशल मीडिया पे। कल ही हमने देखा एक पार्किंग का विवाद हुआ, तो एक महिला कार से उतरी और पुरुष से कहती क्या सुनो तुमको बल भर मारूंगी, समझ में आई बात, और जेल भी तू ही जाएगा। और पुरुष ने वीडियो बना लिया, वो वीडियो सोशल मीडिया वायरल है, आपने भी देखा होगा। फिर तो ये मेरा मानना है कि एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्यूट करप्ट। महिलाओं को जो बेतहाशा पावर दी जा रही है ना तरह तरह के नाम पे, ठीक है, ये उनको और ज्यादा मनबड़, और ज्यादा जुल्मी, और ज्यादा अत्याचारी जो प्रवृत्ति है वो महिलाओं के एक सेगमेंट में बढ़ती जा रही है। अतुल सुभाष का केस देखा है ना आपने, क्यों मर गया वो आदमी? क्यों मर गया? क्योंकि उन महिलाओं को पता था कि उनका कुछ नहीं होगा। 498 ये क्या है? दहेज उत्पीड़न का मामला क्या है? डावरी का केस है, धाराएं। अरे भैया
तुम्हारा सास ससुर रहता भी नहीं है आज तुम्हारे साथ, देवर और देवरानी रहते हैं सात समुंदर पार अमेरिका में। अब मुकदमे में क्या लिखवाई दे रही हो कि होनोलुलु में रहने वाले देवर देवरानी ने फोन से मेरा उत्पीड़न किया। सास ससुर रहते वृद्धाश्रम में, वो मोबाइल से एक दो बार दिन में बात कर लेते हैं छोटे बच्चे नाती से, अपने पोते से, वो फोन पे मेरा उत्पीड़न करते हैं। और जज साहब ने सबको जेल भेज दिया, वृद्धाश्रम से बूढ़े अम्मा बाबूजी को जेल भेज दिया, होनोलुलु सरकार को लिख दिया कि ये राक्षस जो है नराधम जुल्मी, ये अपनी भाभी को फोन से सताता था, इसको जेल भेजना, पेश कराओ। ये तो हमारा सिस्टम है, बताइए। तो मेरा मानना है कि देखिए हर जगह हर किसी के लिए सुरक्षित है, ठीक। निर्भया के बाद भी क्या दिल्ली में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और बलात्कार रुक गए? क्या नहीं रुके ना। तो फिर ये धाराएं सख्त करने की क्या जरूरत थी? क्या धाराएं पहले सख्त नहीं थी? बताइए, नहीं थी ना। तो मेरा मानना है कि केस विशेष के साथ स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, कानून व्यवस्था को और सख्त होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन कानूनों का अच्छे से होना चाहिए, समाज को और जागृत होना चाहिए, और सब लोगों को साथ मिलकर काम करने की नीयत से अपनी नीतियों को निर्धारित करना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, तभी घर चलता है। गलती हमेशा एक तरफ से नहीं होती, तभी घर दोनों चलता तरफ है, से ही होती बिल्कुल है। होती है। तो बैक टू हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपसे अब आगे जर्नलिज्म के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ जी। कि पत्रकारिता तो आप बहुत टाइम से करते ही आ रहे, तो डेफिनेटली आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं एंड बहुत आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा भी है। जो नए स्टूडेंट जर्नलिज्म से जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ आज होनी चाहिए जो अभी के दौर में आप मिसिंग कहीं देखते हैं कि नहीं चल पाएगा ऐसे? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं छोटा सा उदाहरण के साथ इसको बताना शुरू करता हूँ। मैंने बीजीएमसी किया, एमबीए किया, एक दवा कंपनी में एमआर था जबलपुर में, और मुझे लगा कि यार ये जॉब मेरे लायक नहीं है। रात के 1:30 बजे इस्तीफ़ा दे दिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। सुबह 5:30 बजे गोंडवाना एक्सप्रेस पकड़ के और 1500 रुपये झोला लेके जबलपुर से दिल्ली आ गया। अच्छा। दिल्ली में मेरे दोस्त रहते थे, उनके पास मैं रहने लग गया, और फिर वहाँ से मैंने अपने पत्रकारिता के संघर्ष की शुरुआत की। कौन सी ईयर की बात? ये बात है 2001 की। अच्छा। 2001 के आखिर की, 2002 की शुरुआत की। दिल्ली आ गया, दिल्ली में संघर्ष करने लग गया, जॉब नहीं लगी। किसी ने बताया कि अबे मीडिया काम तो बम्बई में होता है, पागल होगा तुम। हम कहा ठीक। तो बम्बई वाले को फ़ोन किया दोस्त को, अभी हम आ रहे हैं। विवेक नेमा बम्बई में थे, हमारा रूम पार्टनर था, और संजीव गुप्ता दिल्ली में मेरा एमबीए में रूम पार्टनर था। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। विवेक बोला हाँ भाई आजा। हम मुंबई चले गए। आज भी मुझे भारत में किसी भी जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, पैसा हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं, टिकट का पैसा होना चाहिए, क्योंकि हर जगह मेरे दोस्त हैं, और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये मेरी पूंजी हैं, ये लोग आज भी मेरी पूंजी हैं, मेरे दोस्त, जिनकी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो बॉम्बे चले गए, वहाँ संघर्ष किया, कुछ नहीं मिला। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर खड़े रहते थे, शाहरुख खान के बंगले के बाहर खड़े रहते थे, और सोचते थे मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे फिल्म आई थी ना, तो सोचते थे कि यार एक दिन अपनी भी किस्मत का जो है तारा जो है चमकेगा। कुछ नहीं चमका उनका, कहने की बात है भाई साहब। और वहाँ पे क्या है, एक कंसल्टेंट्स होते थे रोज़गार देने वाले, तो उनके यहाँ जा के अपना रोज़ CV प्रिंट कराते थे, और जाके वहाँ दे देते थे कि भैया कोई नौकरी हो तो बताना, भैया कोई नौकरी हो तो बताना। तो वहाँ पे एक ढाबा था, जौनपुर के एक शुक्ला जी थे, तो उनके यहाँ हम वहीं पीछे चौल में रहते होते थे। तो शुक्ला जी को देख के लगा कि यार, जो भी लगा उनको, तो बोले कि सुनो तुम एक काम करो, तुम जो है ना सुबह शाम हमारे अकाउंट्स देख लिया करो। हम कहा हम MBA हैं, तो बोले तो तुम अकाउंट्स हमारे देख लिया करो, सुबह शाम तुमको 2 वक्त खाना दे देंगे। तो 2-4 महीना वहाँ टिकाया। फिर किसी ने कहा कि यार भैया सहारा में दिल्ली में मामला सेट हो जाएगा तुम्हारा, तुम आ जाओ। तो हम आ गए दिल्ली आ गए, CV अपना। तब तक हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे सारे, दोस्तों को कर्जा हो गया था, किसी के 400, किसी को 600, किसी को, हमने किसी का दिया नहीं पैसा आज तक। दोस्तों ने मस्ती मांगते, हम कहा नहीं वसूल लो, नहीं देंगे, प्यार है दोस्तों का। लेकिन वो कर्जा चढ़ गया, चिंता होने लग गई। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे अपने घर पे पैसे भेजने होते थे, और बड़ी मुश्किलों से हमने पढ़ाई की है। जब हमारी काउंसलिंग थी ना MBA की, तब सारे बच्चे ढूंढ रहे थे अच्छा कॉलेज, और मैं ढूंढ रहा था सस्ता कॉलेज, कि MBA करना सस्ते कॉलेज हो जाए। और मेरी बुआ जी मेरे साथ रहती हैं, वो शादी के 6 महीने बाद विडो हो गई थी, पापा उनको ले आए थे, ससुराल वाले मारते पीटते थे। तो वो टीचर हैं, आर्कनेंट टीचर थी, अब तो रिटायर हो गई। तो उन्होंने अपनी चूड़ी गिरवी रख के मुझे 18,000 रुपये दिए थे,
और कहा था बेटा यही है आखिरी। और मेरे एक सेमेस्टर की फीस थी 15,726 रुपये, जबकि मैं मेरिट में था, मैं फ्री सीट का स्टूडेंट था और मैं अपने कॉलेज 2 महीने लेट से पहुंच पाया था क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे देने के लिए। और मेरे दोस्तों ने, संजीव गुप्ता खास तौर पे, मेरे दोस्तों ने मेरे हॉस्टल की फीस जमा कर दी थी। अच्छा। यस। और ये जो काउंसलिंग में मेरे दोस्त बने थे, उनके साथ मैं कभी रहा नहीं था, काउंसलिंग में मेरे दोस्त बने थे, वो उन्होंने फीस जमा कर दी थी और मैनेजमेंट को बताया था कॉलेज में, क्या तू लाएगा, बीमार है भैया, तू लाएगा, बीमार है, उसकी सीट किसी और को मत दीजिएगा, तू लाएगा, बीमार है। और मैं 2 महीने बाद पहुंचा था कॉलेज में और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं ऐसे दोस्तों के साथ हूँ। कहाँ मिलते हैं ऐसे? उन दोस्तों का कर्ज भी मेरे ऊपर है। तो मैं जब दिल्ली आया तो कुछ नहीं मिला, तो मैंने फिर MR की जॉब दोबारा ज्वाइन कर ली और मुझे मेरठ भेज दिया गया। अच्छा। क्यों? क्योंकि दिल्ली रहूँगा तो मीडिया की जॉब ढूंढूंगा। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे KV गोपाल कृष्णन साहब, उन्होंने मुझे मेरठ की नौकरी लगा दी, तुम मेरठ जाओ। हमारा काम था डॉक्टर्स को कॉलिंग करना, उनके पास जाना, दवाई के बारे में बताना कि साहब ये है, साहब वो है, साहब वो है करके, जो मेरे बिल्कुल इंटरेस्ट का नहीं था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। लेकिन चूंकि मुझे पैसे 12,000 रुपये मिलते थे तो मुझे लगता था कि यार मेरा तो खर्चा ही यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये है, तो मैं घर पैसे दे पाऊंगा। मेरे 2 छोटे भाई थे, वो पढ़ रहे होते थे। आज एक भाई अमेरिका में है, न्यू जर्सी में, एक भाई अपना बिजनेस कर रहा है। तो खुशी मिलती है कि वो उन बचाए हुए पैसों से आज पढ़ के वहाँ पहुँच गए, उनका करियर सेट। तो मैं क्या करता था, सुबह जल्दी उठता था और जल्दी जाके डॉक्टर्स को मिलता था, 12-1 बजे तक अपनी मोटरसाइकिल से जाके, और 12-1 बजे तक वापस दिल्ली आ जाता था, नोएडा आ जाता था। और फिर सारे मीडिया हाउसेज में वो 25 CV प्रिंट कराता था रोज, और जा जाके भैया 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 मौका दे दो भैया भैया मीडिया में, वो करता था। एक दिन में सहारा के, और तब चैनल्स के अंदर आप जा भी नहीं पाते थे, बहुत हाई सिक्योरिटी होती थी, पता नहीं क्यों इतना भोकाल था चैनलों का, मुझे नहीं पता। एक न्यू कमर वहाँ जा भी नहीं पाता था मैडम। अच्छा। यस, मैं MBA करके आया था जी, हाँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक ठाक दिखता था, थोड़ा पतला था। MBA भी किया आपने, लॉ भी किया आपने, जर्नलिज्म वो मैंने पत्रकारिता करते करते लॉ किया। 2011 में किया, और मैं ठीक ठाक दिखता भी था। अभी थोड़ा मोटा हो गया था, मैं पतला दुबला था। मेरी पुरानी फोटो देखेंगे तो मैं ठीक प्रेजेंटेबल होता था। तो लेकिन तब भी अंदर नहीं जा पाते थे ऑफिस के। मैं सहारा के गार्ड को पटाया, सहारा TV के, और जाके न्यूज रूम में खड़ा हो गया। अच्छा। बाथरूम के बाहर, यस, बाथरूम के बाहर खड़ा हो गया। हाँ। मैंने कुछ पैसे बचाए थे, उससे 2 शर्ट 1 पैंट लिया था, मुझे आज भी याद है। पीटर इंग्लैंड ब्रांड का नाम आप हटा भी सकते हैं। ठीक है। मैंने वो सस्ता सा कपड़ा दिया और जाके वहाँ पे अच्छे से पहन के ना, और फाइल लेके इंटरव्यू देने की मुद्रा में खड़ा हो गया। न्यूज़ रूम में तो लोग इतने भागते होते थे, यहाँ वहाँ कोई किसी से बात ही नहीं करता था। मैं बोला यार ये कैसी दुनिया है, मैंने उसके पहले कभी कोई चैनल नहीं देखा था। मैंने कहा भाई ये कैसी दुनिया है भाई, सब लोग यहाँ भाग रहे हैं, ये तो मैं कैसे करूँगा ऐसे। तो मैं, खैर, एक दिन पूरा बीत गया, सुबह 9 से रात के 11 बज गया, मुझसे किसी ने बात नहीं की। मैं बाथरूम के बाहर खड़ा था, क्योंकि वही जगह थी जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था। बाकी सब जगह तो लोग यहाँ भगा रहे हैं, वहाँ भगा रहे हैं, किसको ये किसको। पूरा दिन बीत गया, दूसरा भी पूरा दिन बीत गया, मैं ऐसे खड़ा रहा। उसी गार्ड को मैंने 150 रुपये दिए, फिर एंट्री हो गई। तीसरा दिन था, मैं खड़ा था वॉशरूम के सामने। एक शख्स जिनकी अब डेथ हो गई, उनका नाम इसरार शेख था, पत्रकार थे वो। उन्होंने मुझे देखा, बोले तुम कौन हो भाई, तुम 3 दिन से यहाँ क्यों खड़े हो, क्या हो तुम? हम कहा साहब इंटर्नशिप करनी है। अरे बोले पागल हो क्या तुम, खाना खा के आए हो? हम कहा सब कल खाया था। अबे बोले पागल आदमी। उस आदमी ने अपने पास बैठाया, अपने टिफिन से खाना खिलाया, और मुझे कहता क्या है कि इतनी सी बात है, और मुझे लेकर गया, इसरार भाई लेकर गए मुझे सुधीर चौधरी के पास। द सुधीर चौधरी। वो उस वक्त सहारा में न्यूज रूम इंचार्ज थे, ब्यूरो चीफ थे। सुधीर चौधरी को पूरी बात बताई उन्होंने। सुधीर जी बोले पागल आदमी, दिमाग खराब तुम्हारा, इंटर्नशिप के लिए 3 दिन खड़े थे वहां। हम सर मैं किसी को जानता नहीं हूँ, क्या किया है, क्या पढ़ा लिखा है? हमका सर MBA किया है। बोले यार कमाल मूर्ख आदमी हो तुम। फिर मुझे लेकर चैनल हेड के पास गए और मेरी इंटर्नशिप लगवाई उन्होंने। वहाँ से जो सिलसिला था वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा गया। फिर लगातार 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 सारे काम सीखते हुए, मन में एक भाव था कि जब कोई पूछे अतुल अग्रवाल क्या जानते हो, तो जवाब मिलना चाहिए कि सर सब कुछ जानते हैं। जब सहारा के बाद दूरदर्शन में इंटर्नशिप के लिए जॉब के लिए गए,
तो वहाँ दीपक चौरसिया, संजीव पालीवाल और रजनीश आहूजा, 3 स्टॉलवर्ड, 3 बड़े नाम, उन तीनों ने इंटरव्यू लिया। और जो मुझसे कहा एक स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट का टाइटल था, उस वक्त वो कांटा लगा चला था शेफाली जरी वाला, म्यूजिक वीडियो पे बड़ी बात होती थी, तो स्क्रिप्ट का टाइटल था, शीर्षक था कि म्यूजिक वीडियो एल्बम्स पर सेंसर बोर्ड की कैंची। अच्छा, ये उसका टाइटल था। हाँ। मैंने स्क्रिप्ट लिखी, उसमें अच्छे से आशा पारिक सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा थी, उनकी काल्पनिक बाइट लगा दी, अपना पीटी से लगा दिया, टी सीरीज के मालिक उनका बाइट लगा दिया, तुलसी कुमार जी का, सब अपना लगा के पूरा न्यूज़ का पैकेज अच्छे से लिख दिया। वो पैकेज दीपक चौरसिया के सामने रखा गया। दीपक जी थे, संजीव पालीवाल साहब थे, रजनीश आहूजा साहब थे, तीनों ने देखी कॉपी पहले जांच ली गई थी और उसमें मुझे 10 में 9.5 नंबर दिए थे। आधा नंबर क्यों काटा था? क्योंकि मैं लाल रंग के पेन से लिखा था, मेरे पास पेन नहीं था उस दिन। तो लाल पेन किसी से उधार लेके लिखा गया। तो दीपक जी ने कहा कि ये कॉपी तुमने लिखी है? मैंने कहा हाँ साहब। कॉपी अच्छी लिखी है तुमने, नकल तो नहीं की है? हमका नहीं साहब। बोले दोबारा लिखवा दें? हमका 4-10 बार लिखवा दे, और लिखी तो हम ही है, 10 बार लिखवा दो, हमको हम टाइपिंग भी आती है। बोले कितने पैसे लोगे? हमका साहब 5,000। हमका साहब 5,000। बोले 5,000? एक लड़का और हमारे साथ था इंटरव्यू में, तो दोनों के हम कहाँ साहब 2,500 इसके 2,500 मेरे। बोले गधे, हम तुमको 10,000 रुपये देंगे और 10 इसके और 10 तुम्हारे, समझ गए? तो हम लोग तो खुश हो गए। बोले क्या करोगे? हम साहब इतने में दिल्ली खरीद लेंगे। और वहाँ से फिर जॉब भी मिली, फिर वहाँ से एंकरिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ। और इसलिए मैं अपनी पोस्ट में, फेसबुक में, सब जगह लिखता हूँ। मैंने एक अपनी दूरदर्शन की फ़ोटो और वीडियो लगाई हुई है, जब मैं जीवन में पहली बार एंकरिंग की, और मैंने लिखा कि सबसे आला पाठशाला हमारा दूरदर्शन। आज भी मैं वहाँ 2 महीने पहले गया तो अच्छा लगता है। तो मैं बताना, पूरी कहानी सुनाने का लव्वोलोव ये था कि तब एक इंटर्नशिप पाने के लिए इतना धैर्य, इतना मेहनत, इतना लगन, डेडिकेशन वो दिखाना पड़ता था। मैडम, मैं सहारा में टिकट डेस्क में इंटर्न था। सुबह 6 बजे से मेरी शिफ्ट लगती थी, ठीक है। मैं सुबह 5:30 बजे हर हाल में ऑफिस आता था, आग गिरे चाहे पानी गिरे, कुछ भी हो, ऑफिस आना सुबह 5:30 बजे, 5:30 आना है। वो मेरी प्यारी बजाज बॉक्सर मोटरसाइकिल होती थी, हाँ, टमटम इसे कहता था मैं। उससे आता था, 2:30-3 बजे तक टिकर पे नौकरी करता था। टिकर बाइलिंगुअल नौकरी की इंटर्नशिप थी जी, 500 रुपये की इंटर्नशिप, 500 रुपये महीने की, जो आज तक कभी नहीं मिले। उसमें इंटर्न था बाइलिंगुअल। फिर 2:30-3 बजे मैं रिपोर्टर्स को ढूंढता था कि कौन रिपोर्टर फील्ड में जा रहा है। तो उसको बोलता था, कोई भैया हो तो भैया, दीदी हो तो दीदी मैं आपकी ट्राइपॉड, तब बड़े बड़े ट्राइपॉड आते थे, भारी भारी कैमरे आते थे, तो ट्राइपॉड रिपोर्टर्स को उठाना होता था। मैं दीदी मैं ट्राइपॉड उठा लूँगा, दीदी मैं आपका पर्स भी पकड़ लूँगा, प्लीज़ मुझे फील्ड में ले चलो ना, प्लीज़ ले चलो ना। और जब कोई मौका लगता था कि दीदी और भैया नहीं आए ऑफिस में या फील्ड से कहीं चले गए, तो मुझे काम करने का मौका मिलता था, लोगों की बाइट लेने का मौका मिलता था, ये करने का मौका मिलता था। तो वहां से मैं रिपोर्टिंग के गुण भी सीखे, फिर एंकरिंग का। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, ये सोच के गए थे, सारा काम आना चाहिए, ये सोच के गए थे, और इसीलिए आज यहाँ तक पहुंचे, सारा काम जानते हैं। इसीलिए अभी भी लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी पूरा नहीं जानते। आजकल के बच्चों में बस इसी इंस्टिंक्ट का अभाव है। आजकल के बच्चे क्या होते हैं, इंटर्नशिप के लिए आते हैं, सर माई 8 आवर्स ओवर सर मैं जाऊँ? मैंने क्या थोड़ा और काम कर लो बेटा। सर 8 घंटे की तो इंटर्नशिप होती है ना सर। हम कहाँ बेटा, होती तो 8 घंटे की है सर, मुझे पर्सनल लाइफ भी तो है ना मेरी सर, प्लीज़। अब मैं उनका चेहरा देखता हूँ, मैंने कहा बेटा आप कहाँ से आए हो? तो बताते हैं कि मैं जौनपुर से आया हूँ, बरेली से आया हूँ, मैं बम्बई से आया हूँ, फलाने जगह से आया हूँ। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे क्यों आए हो? जॉब के लिए आए हो ना? हाँ सर हम जॉब के लिए आए हैं, और मुझे पता है सर, अगर फीमेल होगी तो मैं सर नेक्स्ट चित्रा त्रिपाठी हूँ, हाँ मैं नेक्स्ट अंजुम कश्यप हूँ, लोग नाम लेता है क्योंकि वो इसको स्टार हैं। कोई मेल होगा तो मेल स्टार का नाम लेगा कि मैं नेक्स्ट रोहित सरदाना हूँ, मैं नेक्स्ट शुभांकर मिश्रा हूँ। हम उनसे कहते हैं कि बेटा तुम लोग जितना मेहनत भी तो कर लो। अरे सर ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 20 साल मेहनत किए तो वहाँ पहुँचे, तो हम भी 20 साल करें। सर हम लोग जेन जी लोग हैं, जेन जी, 2 साल में पहुँच के दिखाऊंगे सर। तो अब क्या बोलें, अब कोई कुतर्क करे तो क्या बोलना उसको, है ना? तो फिर हम भी हाथ जोड़ लेते हैं, ठीक है भैया। तो मेरा मानना है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो न्यू कमर हैं, उनके अंदर ना ये गंभीरता का अभाव है। इन 15 वर्षों में अच्छी फीमेल एंकर क्यों नहीं आई? क्योंकि मैक्सिमम महिलाओं ने ये सोच लिया है, और भी बहुत सारी अच्छी एंकर हैं, बट वो उतनी नामचीन नहीं है
जितनी नामचीन ये जो मैंने नाम गिनाए वो हैं। हम्म, क्यों है ऐसा? क्योंकि महिलाओं ने ये सोच लिया, अधिकतर, सबने नहीं, अधिकतर महिलाओं ने सोच लिया कि हेलो फ्रेंड्स, आज शाहरुख खान का बर्थडे है, आज तो फलानी मूवी रिलीज हुई है जी, हाँ आज तो इस, वो शॉर्टकट निकाल लिया। अच्छी पॉलिटिकल समझ वाली रिपोर्टर्स कितनी है बताइए आप, फीमेल? अभी रिसेंटली में तो जैसे आपने कहा और कि फीमेल क्यों नहीं जेनिफर अच्छा कर कपूर है। सकती? बिल्कुल कर सकती है। जब चंद्रयान उड़ा रही हैं, हाँ। चंद्रमा पे जा रही हैं, अंतरिक्ष, सुनीता विलियम्स वहां बैठी हैं, मिसाइल्स बना रही हैं, सीमा की रक्षाएं महिलाएं कर रही हैं, सॉफ्टवेयर बना रही हैं, पूरा घर चलाते चलाते देश चला रही हैं, प्रदेश चला रही हैं भाई ममता दीदी हमारी। तो एक छोटे से एंकरिंग का या रिपोर्टिंग का जॉब मीडिया क्यों नहीं, महिला क्यों नहीं कर सकती? वो ये ना कहीं इस बात का डर नहीं, ये डर किस बात का है? दुश्मन की गोली का शिकार करने में हमारी हिंदुस्तानी महिलाओं को डर नहीं है, मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश चलाने में डर नहीं है, हैं? संसद में महिलाओं की आवाज गूंजती है तब डर नहीं है, अब मीडिया में एंकर बनने और पढ़ लिख के अच्छा रिपोर्टर बनने में डर है। बहाना है, ये बहाना है। कितनी महिलाएं हैं जो खूब मेहनत करती हैं महिलाएं, अब सीरीज लगी है भाई अच्छी अच्छी रिपोर्टर्स की, जो खूब युद्ध में जाके रिपोर्टिंग करके आती अब हैं आजकल महिलाएं। वही वाली बात है ना, सोशल मीडिया आ गया तो सब अपना चैनल स्टार्ट करते हैं और वहीं पे अपनी ब्लॉगिंग और वो सब, एब्सोल्युटली, 25 रुपया की सिम खरीदो, अपने नाम का चैनल बनाओ और उसके बाद अपने आप को उसका संपादक घोषित कर दो। हैं, अभी पढ़ के आए हो, पूरा कोर्स भी नहीं हुआ है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप बड़ी अच्छी कहानी सुनिएगा। मेरे पास एक फोन आया, और ये हिस्सा जरूर चलाइएगा पॉडकास्ट में, काटिएगा नहीं। मेरे पास एक फोन आया, उसने कहा कि मैं आज तक से बोल रहा हूं, एक खबर भेजिए, खबर चला दो। तब मेरी पत्नी आज तक में थी, तो मैंने कहा आज तक से बोल रहा हूं, खबर चला दो। तो मुझे लगा हो सकता कोई दूसरा अतुल हो, आज तक में कोई दूसरा अतुल हो और किसी ने बोला हो उसके लिए, तो मैंने उस मैसेज को, उस कॉल को इग्नोर कर दिया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया मेरे पास, अरे तुम खबर नहीं चलाए हो। हम कहा भैया कौन बोल रहे हो? अगर हम कोई प्रोड्यूसर होते तो मान जाते कोई साहब होगा, अब तो मैं तो खुद साहब हूं अपने यहाँ का, तो मुझे कौन बोले खबर चला दो अधिकारपूर्ण तरीके से। तो मैंने कहा भैया किसको फोन लगाया है? अरे अतुल अग्रवाल बोल रहे हो ना? हम कहा भैया हिंदी खबर से बोल रहे हैं। अरे हाँ यार, तुमको ही फोन लगाया है मैंने, तुमको एक लिंक भेजा है, खबर चला के जल्दी फोटो भेजो मुझको तुम, ठीक है? काट दिया। अब मुझे समझ ना आया यार, अब वो नंबर सेव भी नहीं मेरे पास। अब उस नंबर को ट्रू कॉलर में डाल के देख रहा हूँ, तो कोई मोहम्मदन नाम था, कोई नाम भी भूल गया मैं, कोई पुरुष का नाम था। मैंने कहा अच्छा यार, अब मैं ना रहा गया, मैंने उसको फोन लगाया। अब मैं फोन लगा, साला फोन नहीं उठा रहा है। मुझे जिस आदमी ने आदेश दिया वो फोन नहीं उठा रहा मेरा, मैं कॉल कर रहा हूं उसको, नहीं उठा रहा। गुस्सा तो आई, और मैं इस मामले में भैया थोड़ा सा ना अधीर हूं, मतलब मैं थोड़ा भड़बड़ी आदमी हूं कि यार ऐसा कैसे। अब उसके बाद उसका फोन आया, मैंने कहा एक मिनट रुको, हेलो भाई साहब, आप आज तक से बोल रहे हो ना भैया? बोला हाँ। तो हमने आज तक में एंकर से लेके और नीचे प्रोड्यूसर तक, बहुत सारे मित्र हमारे साथ में काम करते हैं, बॉस भी हमारे साथ काम करते थे, हम उनके साथ काम करते थे, ऐसा बोले। हमने सबके नाम गिना दिए, इनको जानते हो, इनको जानते हो, इनको जानते हो, इनको जानते हो, इनको जानते हो? बोला नहीं जानते। भाई हम कहा तुम कैसे आज तक काम करते हो यार, तुम कहाँ रिपोर्टर हो, कौन शहर में रिपोर्टिंग करते हो? दिल्ली में करते हैं। हमने दिल्ली की ब्यूरो चीफ का नाम बता दिया, इनको जानते हो? हमने बोला हम क्राइम डेस्क में हैं। हम शमशारी खान भाई को जानते हो? बोला हाँ। हम उसको लगे गाली, हमने उसको 20 गाली दी भाई साहब, कम से कम 20 गाली दी। अबे दुनिया में, भारत में जो भी हिंदी में पत्रकारिता करता होगा वो क्राइम के पुरोधा, धुरंधर शमशारी खान को नहीं जानता, और तू आज तक में रहता तो उसको नहीं जानता, तो यार तू फ्रॉड है। उसको लगा मैं गाली देने, मैंने कहा तेरे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करता हूँ साले, हट। तो उसने फोन काट दिया, स्विच ऑफ कर लिया। अब मैं लगा गुस्से में भाई। 15 मिनट बाद एक महिला का फोन आता है मेरे पास, आफ्टर 15 मिनट्स। वो महिला कहती कि अतुल जी बोल रहे हैं हमका जी। बोली कि सर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ सर, आप प्लीज़ पुलिस में कंप्लेंट मत करिएगा। हम कहा अच्छा बंटी बबली का गैंग है क्या? तुम हो उसी फ्रॉड आदमी की गैंग में शामिल हो क्या जी? क्या है तुम्हारा कांड, ये सब क्या करती हो तुम लोग? तो उसने एक वेबसाइट का नाम बताया जिसके आखिर में आज तक था, मतलब हाँ, मतलब तहकीकात आज तक है ना, या कोई न्यूज आज तक समथिंग। कहा हम उस वेबसाइट से बात कर रहे हैं, और हमको किसी ने, हमारी 2 बेटियां हैं, और हमसे किसी ने कहा कि जो है अगर आप ये चला देंगे खबर, हिंदी खबर चलवा देंगे तो हम तुमको 20,000 रुपये देंगे।
तो साहब ये प्रमोशनल खबर है, हमारी 2 बेटियां, उनकी फीस नहीं गई है। तो हमने कहा बहन तुम हमसे ऐसे ही बोल देती जो अभी बता रही हो, हम तुम्हारी 2 नहीं 4 खबरें हिंदी खबर पे चला देते, और 20,000 नहीं तुम 80,000 रुपए कमा लेती। लेकिन जो तुमने किया कि आज तक से बोल रहे हैं खबर चला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये तो अपराध है ना। तो बोली हाँ माफी मांगते हैं। हम कोई बात नहीं, जाइए माफ किया, दोबारा ना करिएगा ऐसा, और खबर भेज दो, हम खबर चला देते हैं। हमने उसकी खबर चलाई, और उसको कितना पैसा मिला मुझे नहीं पता। ठीक, तो ऐसे मिलते जुलते नामों से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे नाम रखे हुए हैं। न्यूज 24 है तो लाइव 24, हिंदी खबर है तो हिंदी खबर भारत, न्यू हिंदी खबर, हमारे हिंदी खबर का ही जी एक पेज बना हिंदी खबर का, उसके 20-22 लाख फॉलोवर्स उसमें है, फेसबुक में है, और जाने कौन कौन सी वीडियो लगाता रहता है, उठपटांग नंगी पुंगी और जाने क्या क्या लगाता रहता है, भगवान जाने। तो हमने फिर अभी ब्लू टिक कराया अपने उसका कि हम कोई देखे तो हम ये नीला वाला हमारा है, ये हरा पीला किसी और का हमारा नहीं। तो इस तरह की जो आदत है ना, शॉर्टकट, क्विक, तुरंत, मैगी, जल्दी का इंस्टेंट काम कर ले, उसमें जो हमारे आज की यूथ है ना वो फंस गए हैं और वो बिगड़ गए हैं। और जो नहीं फंसे हैं वो आज भी बड़ा नाम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पुराने आज से 20-22 साल पहले के एंकर्स और पत्रकारों जैसे बड़े नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि तब सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था, या नहीं ही था, चैनल बहुत ज़्यादा नहीं थे, 3-4-5 चैनल हुआ करते थे, उन चैनल्स के लोगों को लोग देखा करते थे, उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में थी। आज जिस गली में देखो 20 तो चैनल हैं, एक घर में 5-5 चैनल हैं। समझ रही हो ना? आपका जैसे यूट्यूब चैनल है, अच्छा, आपका तो बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छी संवेदनशील तरीके से पत्रकारिता करती हैं आंचल जी। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो ट्रम उगाही के लिए करते हैं, आज ये बंद हो रहा है, कल वो खुल रहा है, इसका थंबनेल लगाएगा किसी और एंकर का, अंदर कोई और खबर होगी। तो ये जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस सोशल मीडिया ने शुरू किया, इस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस और तुरंत इंस्टेंट सफलता पाने का, सफलता का जब शॉर्टकट होता नहीं है, छत पे जाना तो पहला पैर कहाँ रखना होगा? पहली सीढ़ी पर। आप तो 5वीं पे रखना चाह रहे हो जी, तो 1-2 बार तो चढ़ जाएगा, बाकी गिरोगे तो नाक मुंह सब टूट जाएगा। तो वही हो रहा है नौजवानों के साथ। करते हैं कि ये तो बेकार ही था। हाँ, अच्छा, हाँ, बहुत थैंक यू। उसके बाद लोग क्या कहते हैं, आपको पता है आंचल जी, अरे मीडिया में तो जुगाड़ वालों को नौकरी मिलती है। आपका जुगाड़ होएगा, सेटिंग होएगी, संपादक से सेट हो जाओगे, मालिक से सेट हो जाओगे, तो एंकर बन जाओगे। एंकर है, अरे भैया मैं किसके साथ सेट हुआ ये बताओ तो? मेरी तो कोई महिला बॉस नहीं रही, और एक जी न्यूज में अलका सक्सेना मेरी बॉस थी, तो मेरी बड़ी बहन है, आज भी बड़ी बहन है। ठीक, और उसके पहले हम एंकर बन चुके थे। तो फिर है, सेट हो जाओगे तो एंकर बन जाओगे। अरे क्या फालतू की बात करते हो? चलो एंकर सेट होके बन भी गई तुम, चलो मान लिया बन गई, कितने दिन टिकोगी? कितने दिन टिकोगी? भैया टीवी में सब कुछ दिखता है, आप अच्छा करते हो तो भी दिखता है, आप बुरा करते हो तो भी दिखता है, नहीं करते हो तो भी दिखता है। हम अभी 1 हफ्ते कश्मीर गए मान लो, या उसके पहले हम जब बुलेटिन रेगुलर करते थे और 1 हफ्ते कहीं गए बाहर, तो लोग कहते था भैया, हम कहा चैनल छोड़ दिए हो का यार? हम कहा क्यों? नहीं दिख नहीं रहे भैया 1 हफ्ते से। और मेरा बेटा सबसे बड़ा आलोचक है, ये समाज आपकी आलोचना करने बैठा है। आप जा और जा का फर्क नहीं करोगे, सा और शाह का फर्क नहीं करोगे, का और खा का फर्क नहीं करोगे, हैं? और आजकल बिहार मूल के लोग आ रहे हैं, घोड़ा सड़क पे दौड़ रहा है, सारे नहीं, कुछ लोग। अगर ये फर्क नहीं करोगे, जिंदगी और जिंदगी, बाजार और बाजार, है शरीफा शरीफा, है सुंदर सुंदर, अगर ये फर्क नहीं करोगे तो लोग बोलेगा, पकड़ा नहीं लेगा आपको। बिल्कुल। ठीक, तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी जगह समाज में, मीडिया नहीं, किसी भी जगह पे टैक्ट और कॉन्टैक्ट वो एक साथ जब मिलते हैं ना, तब बात बनती है। आप बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, हर गेंद पे छक्का मारते हैं, लेकिन टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, तो छक्के कहाँ मारोगे? बेडरूम में, छत पे खेलोगे, गली पे खेलोगे ना, फिर तो लोग नहीं पहचानेगा। इफ यू आर टैलेंटेड एनफ, ठीक, और आपको टैलेंट दिखाने का जगह भी मिल गई, तो ही तो काम करोगे ना। तो टैक्ट क्या हो गया? आपकी स्किल, आपका टैलेंट, जो आपने सीख सीख के, घिस घिस के आपने उस स्किल को अपनाया। और कॉन्टेक्ट क्या हो गया? टैक्ट और कॉन्टेक्ट नेटवर्किंग, कि आप उस मौके को दिखाने की जगह पाना चाह रहे हैं कि भाई मैं अच्छा बल्लेबाज हूं, मुझे टीम में एक बार लेकर बल्ला पकड़ के उतरने तो दो। तो ये है। तो जो लोग मुझे लगता है नाकाम हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियों को मैं जानता हूं फील्ड में जो नाकाम हैं, जो अच्छा मीडिया में नहीं कर पाए, वही मीडिया को बदनाम करते घूमते हैं कि जी यहाँ तो जुगाड़ से सब होता है। अरे बहन, अरे दीदी, जुगाड़ जमाने की कोशिश तुमने भी की थी, तुम्हारा जुगाड़ जम भी गया था, समझ गई, तुमको मौका मिल भी गया था,
लेकिन मौका मिलने के बावजूद चूंकि तुम नकारा थी, तुम नाकाबिल थी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो तुम चाहती थी, इसीलिए तुम इस इंडस्ट्री से बाहर हो। और ऐसी कम से कम 10 लड़कियों को तो मैं ही जानता हूं, लड़के भी इसमें हैं, लड़के ज्यादा हैं और जो ऐसा बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि अब आप सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहा है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राइट सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जर्नलिज्म की इतनी सारी बातें आज मतलब मैं जानती हूँ, बट जितनी तरीके से आपने बताया है, मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपने अपनी लाइफ के भी बहुत सारे राज ऐसे खोले हैं जो लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था। एंड मैं मानती हूँ कि मैं लकी हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बन पाया है, कि आप अपनी बात रख पाए हैं। और उम्मीद करूँगी दोबारा आपसे मुलाकात होगी और अपने पॉडकास्ट में फिर एक अलग टॉपिक पे हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। और ऑल द बेस्ट आपकी लाइफ के लिए, आपके जो आप कर रहे हैं, एक देश के लिए जो कर रहे हैं, देश की सेवा में जो भी आप अपना जर्नलिज्म के थ्रू देना चाहते हैं वो आप दे रहे हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं एंकर हूँ तो ज़्यादा बोलता हूँ जी, तो हो सकता है कि आपकी टाइम लिमिट से आगे निकल जाऊँ, मजबूरी है। हाँ। मेरा ऐसा मानना है, एक बार एक मेरे मित्र IAS ऑफिसर, उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा आजकल लोगों में ना देशभक्ति नहीं रह गई है। तो मुझसे बोलते हैं, दोस्त है मेरा, वो मुझसे बोलता है कि देशभक्ति क्या समझते हो? देशभक्ति 26 जनवरी और 15 अगस्त में जोर जोर से जय हिंद और वंदे मातरम के नारे लगाना नहीं है, तिरंगे झंडे को सलाम करना, बाद में नाली में पड़े होते हैं, यहाँ पड़े होते हैं, वो देशभक्ति नहीं है अतुल भाई। हमने कहा फिर भाई? बोला देशभक्ति वो है कि जो व्यक्ति जिस भी जगह पर जिस भी काम को कर रहा है उसको ईमानदारी से करे, बस वाली बात ना, यही सच्ची देशभक्ति है। तो मैं आप सब लोगों से, जितने लोग आपके दर्शक हैं मैडम, जो इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज ये पॉलिटिकल देशभक्त मत बनिए, पॉलिटिकल देशभक्त मत बनिए, सच्चे देशभक्त बनिए। जो काम आप कर रहे हैं उसको जिम्मेदारी से निभाइए, खूब मौज मस्ती करिए, खूब खुश रहिए, खुश रखिए। हाँ, और मेरे जीवन जीने का एक मंत्र है मैडम, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, तमाम आरोपों के बीच ये बात रह गई। मैं बहुत बड़ा विचारक नहीं हूँ, मैं दिमाग लगा के जीवन नहीं जीता हूँ, मैं दिल लगा के जीवन जीता हूँ। मेरा मानना है कि जीवन जीने के लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ दिमाग लगाए जाते हैं वहाँ रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जहाँ दिल लगाया जाता है वहाँ रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। और इसलिए मेरे रिश्ते बहुत से लोगों से बहुत सारे अच्छे से और मजबूत बने हुए हैं। मेरा ये भी मानना है कि जीवन जीने का एक मंत्र होना चाहिए, आपकी वजह से सामने वालों की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। बस सबसे बड़ा धर्म यही है, सबसे बड़ा कर्म यही है, सबसे बड़ी मानवता, भगवान, ये वो सब अध्यात्म सब यही है। आपके कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ऐसा कुछ ना करें जिसमें सामने वाले की आंखों में आंसू आए, और अगर आंसू आए तो आंसू पोंछने की जिम्मेदारी भी आपकी, झुक के माफ़ी मांगने की जिम्मेदारी भी आपकी, और मैं ऐसा ही करता हूँ। लोग क्या कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता है, मीडिया बहुत अच्छी फील्ड है, सब लोगों को आना चाहिए, सारी फील्ड अच्छी हैं। हमने जब हिंदी खबर खोला था तो हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, हमारे पास लोगों का साथ था, हमारे पास लोगों का मोटिवेशन था कि गिरोगे तो मैं साथ हूँ, ठीक है ना। और वो कहते हैं ना कि सबसे आखिर में कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। और मैं लकी हूं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए खड़े हैं, और यही मेरी पूंजी है, यही मेरी ताकत है। बाकी तो लोग तो कुछ कहेंगे, कहना चाहिए भी, और लोग उनके बारे में कहते हैं जिनमें कुछ होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू आंचल जी, थैंक यू सो मच।